الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अल हिदाया स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हमारे बीच में मौजूद डॉक्टर कमाल अहमद सैयद सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्हीं के साथ मैनेजिंग डायरेक्टर आकिब कमाल अहमद सैयद सर का भी शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने हमें प्रोग्राम अपने अदारे में करने की इजाज़त दी। इस चीज़ की अहमियत को समझते हुए करियर गाइडेंस की टाइम काफ़ी ज़ाया हो चुका है और मज़ीद हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। इससे पहले हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। इसमें हमारी कुछ एक्टिविटी बताई जाएगी। सारा एजुकेशन एंड मेडिकल वेलफेयर ट्रस्ट कौन से शोबों में काम करता है और कैसे हमारा काम होता है। इस छोटे से पीपीटी के ज़रिए हम हमारी जो एजुकेशन, मेडिकल और भी जो दीगर मसले मसाइल होते हैं लोगों को हम उनमें अपनी सर्विस कैसे देते हैं ताकि उनका बेनिफिट हो, ये इस छोटे से वीडियो में सब है। तो हमने मुमरा में बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम करे, जैसा फर्स्ट क्विज़ कंपटीशन, उसके बाद फिर सेकंड ऐसे राइटिंग कंपटीशन, थर्ड ड्राइंग कंपटीशन, फिर नेशनल टैलेंट सर्च जो हमने एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल के साथ ऐसा कोलैबोरेशन में किया, जो पैन इंडिया लेवल पे हर साल एग्ज़ाम होता है। अभी कल के दिन ही उसका एग्ज़ाम था और अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा से 120 से ज़्यादा बच्चों ने उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। और उस प्रोग्राम में जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करे हैं, अगर जो टॉप 500 स्टूडेंट्स थे उनको लाइफ टाइम तक का एजुकेशन उनको करना रहेगा, वो सारी फ्री में एज ए स्कॉलरशिप के थ्रू उनकी मदद की जाएगी। अभी बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि मुझे आफ्टर 10th क्या करना है, क्योंकि 9th के बाद जब बच्चे पास आउट होकर 10th में आते हैं तो बच्चे के दिमाग में, उनके पेरेंट्स के दिमाग में फ़िक्र होती है कि हमारे बच्चों को हम 10वीं के बाद क्या कराएं। कुछ रहते हैं जो ITI के सेक्टर में जाते हैं, कुछ डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जाते हैं, कुछ पैरामेडिकल कोर्सेस में आफ्टर 11th-12th के बाद जाते हैं, और ऐसे ही दीगर जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेस होते हैं। कुछ बच्चे उसमें भी अपने नाम दर्ज करके उस कोर्स को मुकम्मल करके जॉब वगैरह के शोबों में फिर जॉब तलाश करने निकलते हैं अपनी। अभी आज के इस प्रोग्राम के जो हमारे बीच में स्पीकर मौजूद हैं, मिस्टर जनाब मोहम्मद इकबाल शेख सर, जो ITI के शोबे में माहिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास ITI के जो डिफरेंट कोर्स होते हैं, सारी चीज़ों की मालूमात है उनके पास। फिर कॉलेज में एडमिशन कैसा करना है, वेबसाइट क्या है और किस चीज़ के लिए परसेंटेज क्या रिक्वायर्ड होता है, फिर साथ में एजुकेशन लेवल एज आफ्टर 10th है या आफ्टर 12th है, फिर पार्ट टाइम भी जो RTI होता है, वो सारी नॉलेज हमारे बीच में मौजूद जो इकबाल शेख सर है उनको है। मैं एक बार इकबाल शेख सर को दावत देता हूँ कि यहाँ पे आए और आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन पेश करें अपना ITI फील्ड का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने हमको वेलकम किया, बुलाया यहाँ पर, इसके हम शुक्रगुज़ार हैं आपके चेयरमैन साहब का और आपके स्टाफ और यहाँ के मैनेजिंग जितने हजरात हैं उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल शेख है, मैं इंस्ट्रक्टर हूँ ITI में। जैसा एजुकेशन में आप टीचर कहते हैं, जिम में ट्रेनर होते हैं, स्पोर्ट्स में कोच होते हैं, वैसे ही ITI में इंस्ट्रक्टर होते हैं। तो मैं ITI इंस्ट्रक्टर हूँ। आपको ITI के बारे में बताऊँगा। पैन इंडिया बहुत सी ITI हैं, 15,000 ITI पूरे हिंदुस्तान में है। ITI दो तरह से हैं, एक गवर्नमेंट ITI, दूसरे प्राइवेट ITI। गवर्नमेंट ITI जो सरकार रन करती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और प्राइवेट ITI बहुत से ट्रस्ट हैं जो चलाते हैं। तो तकरीबन 11,500 गवर्नमेंट ITIs हैं पूरे इंडिया में और 3,500 प्राइवेट ITIs हैं। मैं साबुसी ITI से बिलोंग करता हूँ, जो मुंबई बाइकल्ला में है, साबु सदीक ITI। तो मैं आपको ITI के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसा आप कहते हैं कोर्सेस, हम कहते हैं ट्रेड्स, ITI ट्रेड्स। जैसा आपने देखा मैकेनिक डीजल, आपने स्क्रीन पर देखा होगा अभी,
उसको हम ट्रेड कहते हैं। तो ITI जो कोर्सेज हैं ये दो तरह से, एक इंजीनियरिंग, दूसरे नॉन इंजीनियरिंग। उसमें बॉयज़ भी आते हैं, गर्ल्स भी आते हैं। तो आफ्टर SSC या आफ्टर 12 आप ITI एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने का प्रोसेस है ऑनलाइन, वेबसाइट भी बता देंगे आपको अगर एडमिशन लेने इंटरेस्टेड है तो। और उसकी फ़ीस वगैरह भी अलग अलग है, सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है। गवर्नमेंट ITIs में फ़ीस तकरीबन 1,500, 2,000, 3,000 तक होती है, और प्राइवेट ITI में फ़ीस 30, 35, 38, 40 हज़ार तक होती है 1 साल के लिए। तो ITI के जो कोर्सेज हैं 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर्स के होते हैं। तो साबित कॉलेज ITI में जो कोर्सेज हैं 5 कोर्स हैं, उसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग ट्रेड्स। दूसरा होता है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। इंजीनियरिंग मीन्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग ट्रेड्स। और नॉन इंजीनियरिंग का मतलब होता है जिसमें मशीनरी नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, जैसे कि कुकिंग, फूड्स के बारे में, हॉस्पिटलिटी के बारे में, और स्किन हेयर केयर, ब्यूटिशियंस, टेलरिंग, ये सब को कहते हैं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। तो मैंने बताया कि हम कोर्स को ट्रेड कहते हैं, TRADE, ट्रेड। तो हमारे जो ट्रेड्स हैं 2 साल के होते हैं, 1 साल का भी होता है। आपने जो स्क्रीन में देखा था मैकेनिक डीजल लिखा हुआ था, आपने देखा, शायद ध्यान दिया होगा, वो ट्रेड या वो कोर्स 1 साल का है। और जिससे मैं बिलोंग हूँ, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वो 2 साल का होता है। तो साबित ITI में 5 ट्रेड चलते हैं, 5 कोर्स हैं। मैकेनिक डीजल 1 ईयर का है, मैकेनिक मोटर व्हीकल 2 ईयर, फिटर 2 ईयर, ड्रॉसल मैकेनिकल 2 ईयर, एंड रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मैकेनिक 2 ईयर। 5 कोर्स साबित ITI बाइकल्ला मुंबई में हैं। तो जो बच्चे अपना फ्यूचर आगे टेक्निकल में या टेक्नीशियन में बनाना चाहते हैं, 10th के बाद वो बच्चे ITI में एडमिशन लेते हैं। तो ITI में आपको नियर बाय हर डिस्ट्रिक्ट में ITI है, कई ITI होती हैं, प्राइवेट भी चलती है, यहाँ पर भी ITI है, बदलापुर में भी है, अम्बरनाथ में ITI है, हर डिस्ट्रिक्ट में ITI है। तो ज़्यादातर तो बॉयज़ ITI होती हैं, गर्ल्स ITI बहुत जगह पर हैं। तो गर्ल्स और बॉयज़ कभी कंबाइन भी है, कभी सेपरेट भी होता है। तो दादर एक एरिया है, आपने सुना है दादर में गर्ल्स ITI है, सिर्फ बच्चों के लिए, ओनली फॉर गर्ल्स। और वहाँ पर दूसरे विंग के अंदर बॉयज़ ITI भी चलती है। साबुस लीग में सिर्फ बॉयज़ ITI है, वहाँ कोई गर्ल्स नहीं आती हैं, सिर्फ बच्चे लड़के आते हैं। क्योंकि मोटर मैकेनिक बनना हो, डीजल में बनना, उसमें लड़कियाँ तो नहीं आएंगी, हार्ड वर्क है, ब्लैक कॉलर जॉब है, तो उसमें सिर्फ बॉयज़ ही आएंगे। हाँ, ड्रॉसमैन में कभी 1-2 बार लड़कियाँ आई थी, मगर ज़्यादा उसको रिस्पॉन्स नहीं था। तो हमारे यहाँ 5 कोर्सेज में सब बॉयज़ ही हैं। तो आप अगर ITI करना चाहते हैं आफ्टर 10th, तो आप एडमिशन लेने के लिए आपको ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा। और ये जून के SSC एग्ज़ाम के बाद, 10वीं एग्ज़ाम के बाद तकरीबन 10, 15, 18 जून से वेबसाइट ओपन होती है। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपना फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। उसकी फ़ीस है गवर्नमेंट की 150 रुपया। फिर जिस आइटम जाना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करना पड़ता है आपको। तो आपके सब मोबाइल पे सब आपको अपडेट आता रहता है और आपको ITI एडमिशन मिलने में मदद मिलती है। जो बच्चे ITI कर लेते हैं 1 साल या 2 साल का, उसके बाद वो 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप करते हैं। अप्रेंटिसशिप मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो उनको उसमें स्टाइपेंड मिलता है, यानी सैलरी तकरीबन 8,000 से लेकर 10,000 तक उनको सैलरी 12 महीने तक मिलती है। तो इस तरह से आप ITI कोर्स में एडमिशन चाहें तो ले सकते हैं, अपना करियर ITI में आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको आगे एकेडमिक में नहीं जाना है या आपको कॉमर्स साइंस नहीं करना है, आपको टेक्नीशियन बनना है, जैसे AC मैकेनिक बनना है, इलेक्ट्रिशियन बनना है, मोटर मैकेनिक बनना है, डीजल मैकेनिक बनना है, फिटर बनना है, ड्रॉसमैन मैकेनिकल, ड्रॉसमैन सिविल करना है, तो आप ITI एडमिशन के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको ITI का मैंने बता दिया। तो ITI करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, ITI करने के बाद तो यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, मुंबई, पैन इंडिया कहीं पर भी, या आप अब्रॉड भी जा सकते हैं। बहुत से बच्चे ITI करने के बाद में टेक्नीशियन होकर बाहर गल्फ़ में कई कंट्रीज़ में जॉब करते हैं और सैलरी तकरीबन 30, 35, 40, 50 हज़ार तक मिल जाती है। तो कब अकोमोडेशन मिलता है उनको, रेस्टोरेंट भी रहता है, फूड भी मिलता है। तो 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पर बच्चे बाहर भी जाते हैं। ITI के जो TPO हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर, वो भी बच्चों का अप्रेंटिसशिप करने में, जॉब सर्च करने में, बाहर के जॉब के हंट करने में मदद करते हैं और हम लोग उनके साथ में कोऑपरेट करते हैं और सहायता करते रहते हैं।
तो अगर आप 10th के बाद ITI करने में या टेक्निकल फील्ड सेलेक्ट करने में, चूज़ करने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो आप जून के महीने में 10वीं रिजल्ट आने के बाद में आप ITI के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जो 1 ईयर एंड 2 ईयर का होता है। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन इनफ ब्रीफली? तो थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन कुछ? अच्छा, हाँ, कुछ आपको पूछना हो या कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। ITI रिलेटेड कुछ आपको जानकारी, एडमिशन के बारे में, कोर्सेज के बारे में, किस जगह पर ITI होती है, क्राइटेरिया क्या क्या है, कुछ जानना चाहते हैं आप? ITI में सब्जेक्ट जो है तकरीबन 5 सब्जेक्ट हैं, थियरी, प्रैक्टिकल, मैथ्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये 700 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। थियरी एग्ज़ाम 200 मार्क्स का पेपर है। इसमें इंटरनल एग्ज़ाम भी, इंटरनल मार्क्स भी होते हैं, इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं, टर्म मार्क्स बोलते हैं इसको। और थियरी एग्ज़ाम जो होता है वो MCQ पैटर्न पे आता है। आपको क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, आपको सिलेक्ट करना होता है और आपको आंसर देना पड़ता है। उसके लिए टाइम बाउंड रहता है सब कुछ। तो पहले ITI जो 2 साल कोर्स है वो पहले सेमिस्टर पैटर्न था, मतलब 4 एग्ज़ाम होते थे हर 6-6 महीने पे। अब ITI में 2 एग्ज़ाम होते हैं हर फाइनल ईयर के या फर्स्ट ईयर के एंड पर, तो उसको हम ईयरली पैटर्न कहते हैं। पहले सेमिस्टर पैटर्न था, अभी ईयरली पैटर्न होता है। MCQ पैटर्न आता है और ITI के अंदर इस तरह से आप नॉर्मली पासिंग जो क्राइटेरिया है ITI मिनिमम पासिंग मार्क्स थियरी में वो 35% है, 35%, और प्रैक्टिकल के लिए 60% है, 60%। तो जो रिटर्न पेपर एग्ज़ाम है, रिटर्न पेपर्स हैं, वो सब 35% है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 60% है। इतना मिनिमम आपको मिलता है तो आप पास हो जाते हैं, उससे बिलो गया तो आप फेल हो सकते हैं। तो बहुत कम है। आप 10वीं में 35% पास हो रहे हैं, 12वीं में 35% पास होते हैं, वैसे ITI में 35% पे बच्चे थियरी में, रिटर्न पेपर में, मैथ्स में, ड्राइंग में पास हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। और ये जो ITI है ज़्यादातर ये स्किल ट्रेनिंग है, ऑन जॉब ट्रेनिंग है, स्किल ट्रेनिंग है। तो जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं 2 साल, उनको बोलते हैं सेमी स्किल्ड मैकेनिक्स या सेमी स्किल्ड टेक्नीशियंस। जो अप्रेंटिसशिप करते हैं 1 साल का किसी भी कंपनी में, आप पूरा 12 महीना वहाँ पर जॉब करते हैं, काम करते हैं 8 घंटे का, और आपको सैलरी जिसको हम स्टाइपेंड कहते हैं वो आपको वहाँ पेड होती है। तो 8,500, कोई 10,000 देता है, कोई 9,000 देता है, मिनिमम आपको 8,500 रुपये गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया कि आपको इतना सैलरी या स्टाइपेंड देना है हर ट्रेनी को, हर स्टूडेंट को। तो ITI में जो बच्चे आते हैं उनको ट्रेनी कहते हैं, आप स्कूल में स्टूडेंट्स कहलाते हैं। जैसे मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, स्कूल में टीचर्स होते हैं, तो थोड़ा सा नाम में डिफरेंस आता है। आप कोर्स कहते हैं, हम उसको ट्रेड कहते हैं। तो ITI में तकरीबन 60 ट्रेड्स होते हैं, इंजीनियरिंग भी है, नॉन इंजीनियरिंग भी है, बॉयज़ के लिए भी है और गर्ल्स के लिए भी होता है। हर बच्चा 10वीं करने के बाद जब उसकी उम्र 15-16 साल हो चुकी है, ITI एडमिशन लेकर ज्वाइन करते हैं और कंप्लीट होने के बाद में अप्रेंटिसशिप करते हैं। जो बच्चे 10th पास हैं वो ITI सेकेंड ईयर करने के बाद में 12 का एग्ज़ाम देकर 12 भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये स्कीम 2 साल पहले निकाला है कि जो बच्चे ITI सेकेंड ईयर पास हो चुके हैं उनको 2 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना होता है, और वो टेक्निकल SSC होते हैं। आप वो वोकेशनल हैं, कॉमर्स हैं, साइंस है, बाद में करते हैं HSC, वो टेक्निकल HSC हो जाते हैं, 12 टेक्निकल। तो इस तरह से बच्चे 10वीं करने के बाद ITI करते हुए, ITI करने के बाद 12वीं का भी उनका क्वालिफिकेशन पूरा हो जाता है, वो HSC पास हो जाते हैं, SSC प्लस HSC, साथ में ITI भी उनका हो जाता है। तो यहाँ पर भी काफ़ी डिमांड है टेक्नीशियन की, इलेक्ट्रिशियन का, AC मैकेनिक का, मोटर मैकेनिक का, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, गल्फ़ में भी है, अब्रॉड में भी है। तो बच्चे जो जॉब कर रहे हैं, टेक्नीशियन बनते हैं, उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ उनके आगे के लिए, फ्यूचर के लिए ITI के ज़रिए से मिल सकती है। तो आप ITI में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो जून में इसका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक, कुछ पूछना है? क्वेश्चन बोलिए। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स जैसे हॉस्पिटलिटी है, ज़्यादातर गर्ल्स उसमें आती हैं, हेयर स्किन्स है, कुकिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, टेलरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI, ये सब नॉन इंजीनियरिंग कहलाते हैं। इंजीनियरिंग के लिए मैथ्स एसेंशियल है? हाँ, मैथ्स कंपलसरी है। और आप जब SSC करते हैं तो आपके 2 मैथ्स है, जनरल मैथ्स एंड मैथमेटिक्स।
कोड 71, कोड 74, ठीक है जी। तो कोड 74 जो है जनरल मैथ्स है और कोड 70 और 71 मैथमेटिक्स है। आपको वो पास करना पड़ेगा, मतलब वो चूज़ करना पड़ेगा मैथमेटिक्स। जनरल मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम होता है एडमिशन में। अगर बच्चे नहीं मिलते हैं तो उनको ले लेते हैं, नहीं बच्चे मिल जाते हैं, सीट पूरी हो जाती है, ITM 20 सीट होती है या बहुत जगह 24 सीट होती है, तो फिर उनको नहीं लेते। सीट वैकेंट रहती है तो जनरल मैथ्स जो बच्चे चूज़ करते हैं 10वीं में SSC में, उनको भी ITM एडमिशन मिल जाता है। अगर सीट पूरी हो गई है तो जनरल मैथ्स को अलाउ नहीं करते, सिर्फ मैथमेटिक्स जनरल लिया है। कोड 71 है SSC में और 74 जनरल मैथ्स है, उसमें उनको अलाउ करते हैं। और कोई कुछ क्वेश्चन नहीं? थैंक यू वेरी मच। अभी जैसा इकबाल सर ने आप लोगों को ITI के ताल्लुक से बताया कि उसमें कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, कितने ट्रेड्स होते हैं, फिर उसमें कितने टाइप्स के हैं, और इंजीनियरिंग है, नॉन इंजीनियरिंग है, उसके लिए आपका जैसा क्वेश्चन था कि मैथ्स कंपलसरी है, सर ने उस ताल्लुक से भी बताया आपको। फिर आपने PPT में भी देखा कि ऑन साइट वर्क कैसा होता है। अभी आज के हमारे बीच में मौजूद हमारे जो स्पीकर्स हैं जनाब माहिर मोहम्मद सलीम मिस्त्री सर, मैं अल हिदाया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन कमाल अहमद सर से दरख्वास्त करता हूं कि सर को फेलिसिटेट करें। एप्लॉज फॉर सर। इसी के साथ हमारे बीच में मौजूद जनाब मोहम्मद इकबाल सर, मैं हमारे इस्लामिक एडवाइज़र मौलाना अफजल कासमी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि सर को फेलिसिटेट करें। बिग एप्लॉज फॉर सर। आज के हमारे प्रोग्राम के थर्ड स्पीकर जनाब मोइनुद्दीन शेख सर को दरख्वास्त करता हूं मैं हमारे ट्रस्ट के सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ शेख मोइनुद्दीन शेख सर को फेलिसिटेट करें। हमारे ट्रस्ट के फाउंडर प्रेसिडेंट से मैं दरख्वास्त करता हूं कमाल अहमद सर को फेलिसिटेट करें। हमारे जनाब मोइनुद्दीन शेख सर से मैं दरख्वास्त करता हूं सर स्टेज पे आए और उनकी जो एक्सपर्टाइज है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में, उससे आपको एड्रेस करें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, उसमें कौन कौन से डिफरेंट वर्क होते हैं। सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोइन शेख है। मैं साबुसिद्दीक पॉलिटेक्निक में एज ए लेक्चरर काम कर रहा हूँ पिछले 12 साल से। मैं आप लोगों को थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, और जाहिर सी बात है पढ़ना है तो उसके बाद कमाना भी तो है। तो कोई ऐसा है जिसको सिर्फ पढ़ना है और अपनी पढ़ाई को ठंडे बस्ते में डाल देना, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। Is there anyone over here who just wants to study, gain knowledge and doesn't make the use of that knowledge to earn something? ऐसा कोई है यहाँ पर? जाहिर सी बात हम लोग अक्सर जैसे आज के पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो पूछते हैं ऐसी कौन सी स्ट्रीम है जिसमें हम अपने बच्चे को डालेंगे तो ज़्यादा कमाएगा। ये सवाल अक्सर हम लोग देखते हैं, तो हम लोग का जवाब उनके लिए ऐसा है कि हर स्ट्रीम में अगर बच्चा मेहनत करके पास हो तो अच्छा कमाएगा, और अच्छी स्ट्रीम में भी अगर बच्चा मेहनत ना करे तो वो नहीं कमाएगा। बट देयर आर लॉट ऑफ फील्ड इन विच देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक वक्त के बाद जाकर जॉब्स कम हो जाती है, जॉब्स नहीं मिलती है, बहुत पढ़ने के बावजूद तकलीफ़ें जॉब्स हासिल करने में बहुत होती है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ फील्ड्स ऑल्सो इन विच एट एनी स्टेज
अगर आप एक छोटा कोर्स करके जाओ या कोई बड़ी डिग्री हासिल करके जाओ तो उसके बाद बहुत से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल होती है। उसी तरीके के कुछ फील्ड्स है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। दीज आर द फाउंडेशन ब्रांचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल। दीज आर द फाउंडेशन ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की ये बेसिक 3 ब्रांचेज है जिनमें आप रिसेशन तो देखोगे बट ऐसा कई वक्त कभी नहीं आएगा कि इनमें जॉब्स ही नहीं मिलती। जैसे आप लोग अभी देख रहे हो कि कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे ब्रांचेज आ गई जिनमें बहुत अच्छी पेमेंट, बहुत अच्छी जॉब्स मिल रही है। आप लोग अक्सर लोग देख रहे हो कंप्यूटर इंजीनियर बन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप लोग सुन रहे हो। देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज एज ऑफ नाउ, बट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इन चीज़ों में प्रॉब्लम ऐसा है कि ये फिल वक्त तो चलेगी बट कुछ सालों बाद इनके अंदर ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। ओवर क्राउडिंग जैसे बहुत ज़्यादा लोग हो गए और जॉब्स हो गए इनमें बहुत कम। अब इनमें जॉब्स उन्हीं को मिलेगा या जिनको मिल गया उन्हीं का जॉब टिकेगा जो क्रीम लेयर हो गए, उनमें से जो सबसे बेहतरीन हो गए वो लोग। बट कुछ ब्रांचेज ऐसी है कि जिनमें ऐसा वक्त नहीं आता है या बहुत मुश्किल है ऐसा वक्त आना जहाँ पर लोगों की जॉब जानी बहुत आसान हो जाती है। सो सम ब्रांचेज आर देयर, आउट ऑफ दो सम ब्रांचेज, वन ब्रांच इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नॉट टू स्टार्ट विथ, कैन एनीवन टेल मी ऐसी कोई जगह है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं दिखता है? आपको ऐसी जगह बता सकते हो जहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करते हो? कोई है बच्चा जो हाथ उठा के बता सकते हैं यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं करते दिखते लोगों को? दैट इज़ माई आंसर, योर साइलेंस इज माई आंसर। ऐसी जगह जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं होती हो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं लगेगी। तो आपको कहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं लगेंगे? ऐसी कोई जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं लगेंगे? No, we cannot find a place where you all will not need someone who is technically sound with electricity. अगर जिनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मालूमात नहीं है और वो कुछ तारों से छेड़छाड़ करना चाहेंगे तो व्हाट विल हैपन टू देम? शौक लगेगा। वेरी गुड। तो वो शौक आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी होता है कि जब जिन चीज़ का इल्म ना हो उन चीज़ों को छेड़ा नहीं जाना चाहिए। यस और नो? सो नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी के चेंज करना है तो आप चेंज कर लो। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। जैसे आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है, द फर्स्ट पॉइंट ओवर देयर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वर्सेटाइल एंड एवरग्रीन फील्ड। अब ये चीज़ है वर्सेटाइल और एवरग्रीन मतलब you all are really good with English, I came to know. So you all can just tell me what is the meaning of versatile and what is the meaning of evergreen. एवरग्रीन तो हमेशा चलता रहेगा, तो ऐसा तो नहीं कि 5 साल बाद हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। ऐसा 50 साल बाद रिटायरमेंट का वक्त है नौकरी चली जाए। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन विद द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। देन इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन इंडियाज ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। आप लोगों को पता बहुत सारे बिल्डिंग्स बन रही है, बहुत सारे ऑफिसेज कायम हो रहे हैं, डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बूम मिल रहा है। ऑल दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन 3 फंडामेंटल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग। बिल्डिंग नहीं बन सकती, मैकेनिकल स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो सकता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ सकती, तब तो वो बिल्डिंग का कोई यूज़ है? चलो बिल्डिंग बना भी दे, स्ट्रक्चर खड़ा कर दे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होंगी तो आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कुछ काम आएगी? सो यू नीड इलेक्ट्रिसिटी फॉर योर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। The scope of electrical engineers in India. Not many people are there who are inclined towards going outside India. बहुत सारे लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो इंडिया के बाहर जाकर काम करें। उनको अपने मुल्क में रहना है, अपने माँ बाप के करीब रहना है, घर वालों के साथ रहना है, काम करना है। तो अभी यहाँ पर हम लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए क्या स्कोप है? वी हैव सीन दैट देयर इज अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन टेकिंग प्लेस। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब बहुत सारी फैक्ट्रीज बन रही है, कंपनीज आ रही है, इनके अंदर बहुत सारी मशीनरीज फिट होगी, मशीनरीज ऑपरेट होती जाएगी, प्रोडक्शन प्रोसेस होगा। फिर अगर हम लोग अर्बनाइजेशन देखें तो आप लोग मुंबई के करीब जाओ तो बिल्डिंग्स ऊंची होती जा रही है। जो 3 माले की बिल्डिंग थी उसको तोड़कर 40-45 माले की बिल्डिंग बन जा रही है। इनके अंदर घर बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है। तो रिक्वायरमेंट अगर बढ़ता जा रहा है तो इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जिम्मा है। सो द ग्रोथ ऑफ डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी ऑल्सो इज ग्रोइंग। आप लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हो कि पावर कट्स होते हैं। पावर कट्स अगर हो रहे हैं तो उसको आप कैसे डील करोगे? या तो आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लो खुद से। तो सबसे आसान तरीका सोलर पैनल सुना आप लोगों ने? क्या होता है वो, क्या करता है? इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब हमको इतना तो पता है, वो कैसे एग्जैक्टली करता है? कोई जाके मैं आपको बोले सोलर पैनल लो, जाके एक बल्ब जला के बताओ, कर पाओगे आप?
बहुत लोगों को पता है सोलर एनर्जी कैसी है, क्या है, सोलर में क्या होता है, बट दे एग्जैक्टली डोंट नो हाउ टू डील विद इट. फॉर दैट यू नीड एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं इस फील्ड से बात कर रहा हूँ, मतलब ये एक ITI टेक्नीशियन भी हो सकता है, ये एक डिप्लोमा अंडर ग्रेजुएट भी हो सकता है, एक ग्रेजुएट भी हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकता है और डॉक्टरेट भी हो सकता है. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऐसी ब्रांच है जो आपको डिप्लोमा या SSC का 3 या 2 साल के अंदर एक अच्छा जॉब दिलाने की काबिलियत रखती है. जैसे सर ने बताया ITI के बारे में, उसमें भी ट्रेड होता है इलेक्ट्रिशियन का, साल का या 2 साल का ट्रेड है. उसके बाद आप SSC के बाद एक अच्छा जॉब हासिल कर सकते हो. डिप्लोमा SSC के बाद 3 साल में एक अच्छा जॉब देता है. डिग्री आपको SSC का 6 साल में एक अच्छा जॉब देती है. देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व टू गेट अ गुड जॉब. इसके नीचे क्या लिखा है, पढ़ सकते हैं, आप लोगों को दिख रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑटोमेशन, IoT पता है क्या है? इज देयर एनीवन हु नो व्हाट इज IoT? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स. आप लोगों को भी पता होगा बहुत सारी चीज़ें अपने आप काम करती है. ऑटोमेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, इंसान को वहाँ पर बैठकर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती. आप कहीं और बैठे हो, आप कहीं और से किसी भी चीज़ को ऑपरेट कर सकते हो इंटरनेट के ज़रिए. तो फॉर दैट ऑल्सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड. वायरिंग कैसे करना है, कैसे चीज़ों को चलाना है, दैट रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. देन राइजिंग इन्वेस्टमेंट्स इन द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर. पावर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हम लोग किसकी बात करें? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है. आप लोग बहुत सारी जगह पर देख रहे हो सोलर पैनल्स लगते जा रहे हैं बिल्डिंगों में, बिल्डिंग्स के लिए, बड़े बड़े एरियाज में, पूरे शहर के लिए. देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर सोलर पावर प्लांट्स आर कमिंग अप. देयर आर एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे पावर प्लांट्स जिनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है. लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत है. पहले हम लोग देखते थे घर के अंदर 2-3 बल्ब, 3-4 पंखे, कुछ लाइट्स, इतना ही होता था. आज देखो तो हर घर में AC है, रेफ्रिजरेटर्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं. तो ये सारे क्या है? डिमांड है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की. टू फुलफिल दैट डिमांड क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है प्रोडक्शन सेक्टर का भी. तो जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आपको लगता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होगी आप लोगों के लिए? ये डिमांड आपको लग रहा है अगले 4-5 साल में कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? क्या लगता है आपको, अगले 4-5 साल में डिमांड कम होगी या बढ़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की? इंशाल्लाह. तो आप लोगों को क्या लगता है इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होगी या बढ़ेगी? चीज़ें समझ रहे हैं आप? नाउ इंडस्ट्रीज एम्प्लॉइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स. व्हाट आर द इंडस्ट्रीज एम्प्लॉइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स? अब यहाँ पर बहुत सारी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को एम्प्लॉय करते हैं. जैसे NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ के नाम हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को जॉब देती है. इनके जॉब्स इस तरीके से निकलती है कि एक साथ 7-8 हज़ार अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ निकलती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए. जैसे हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, MSEB की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली कौन सी कंपनी है? MSEB. इनके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा तादाद में रिक्वायर्ड है. इसी तरह एक जनरेशन की कंपनी है जिसको हम लोग नाम से जानते हैं महाजन को, महाराष्ट्र जनरेशन कंपनी. फिर एक है उसी का विंग महाराष्ट्र ट्रांसमिशन कंपनी, एक है महाराष्ट्र डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी. फिर इनको गवर्न करने के लिए एक होता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL. इन सब को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा तादाद में लगते हैं. फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है जो गवर्नमेंट की तरह ही काम करती है, जैसे टाटा मोटर्स हो गए, L&T हो गए. इनके अंदर भी काबिलियत है बहुत सारे इंजीनियर्स को एक साथ रिक्रूट करने की. बहुत सारे इंजीनियर्स मतलब मैं 10, 15, 20, 25, 50 की बात नहीं कर रहा हूँ. वी आर टॉकिंग अबाउट इंजीनियर्स व्हेन दे आर रिक्वायर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स. एक साथ हज़ारों की वैकेंसीज निकलती है. इतने लोग उन लोगों को लगते हैं. देन देयर इज़ अ सेक्टर कॉल्ड एज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सेक्टर, जिसमें हम लोग अक्सर देखते हैं कि सोलर पावर प्लांट पर ज़्यादा एम्फेसिस है. बट देयर आर अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो. जैसे हम लोग विंड पावर प्लांट्स देखते हैं. विंड मिल पता है आप लोगों को क्या होती है? यू नो व्हाट इज़ अ विंड मिल? क्या करती है वो? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है. कैसे? विंड टर्बाइन से. विद द हेल्प ऑफ द काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते. दीज आर द अपकमिंग सेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये वो सेक्टर्स है जहाँ पर अब ग्रोथ शुरू हुई है. दे आर जस्ट स्टार्टिंग टू ग्रो. दीज आर टिल नाउ अंडर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा नहीं गए. इनके ऊपर गवर्नमेंट की बहुत सारी निगरानियाँ हैं, बहुत सारी पाबंदियाँ हैं. दे आर ग्रोइंग नाउ. दे आर रिक्वायरिंग इंजीनियर्स
डे इन एंड डे आउट उनको रिक्वायरमेंट है इंजीनियर्स की। देन देर आर IT इंडस्ट्रीज, कंप्यूटर बिना इलेक्ट्रिसिटी के चला सकते हो आप? फर्स्ट को यहाँ लाइट चलेगी, वो आपका लैपटॉप, वो आपका TV चल पाएगा? देर आर IT सेक्टर्स इन विच देर इज अ डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सच अ वे दैट 1 मिलीसेकेंड का भी उसमें ग्लिच नहीं आना चाहिए। IT सेक्टर्स में अगर 1 मिलीसेकेंड के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई तो उनका नुकसान करोड़ों में होता है। सो दे रिक्वायर अ सोर्स ऑफ सप्लाई, एक सोर्स ऑफ सप्लाई चाहिए उनको, उसके लिए एक बैकअप चाहिए, उसके बैकअप के लिए एक बैकअप चाहिए। फॉर दैट ऑल्सो दे रिक्वायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इमर्जिंग जॉब रोल्स। अब ये जो है ये इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांडेड जॉब्स है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर। रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी को अच्छे से समझता हो, जो उसकी मालूमात बहुत अच्छी तरीके से रखता हो, जो उसकी हर पेचीदगी को समझता हो, हु कैन डील विद द डिफिकल्टीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मतलब सिर्फ चीज़ें बना देना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम नहीं, उसको चलाए रखना, उसको चलते देना उसका जिम्मा है। तो वी रिक्वायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स नॉट जस्ट टू कंस्ट्रक्ट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बट टू मेंटेन इट एंड टू कीप इट इन ऑपरेशन। देन ऑटोमेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। आप लोगों को पता है भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बहुत ट्रेंड में है, यस और नो? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखते हो ना, ग्रीन नंबर प्लेट जिनका होता है, वो कौन सी होती है? वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होती है, EV जिनको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। तो आपको लगता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के बिना वो चीज़ों को कायम रखना आसान है? ख़राब हो गया तो आपका सादा मैकेनिक उसको रिपेयर कर पाएगा? वो पकड़ पाने लेके चढ़ पड़ेगा गाड़ी, तो उसको पता ही नहीं कि नट कौन सा खोलना, वहाँ तो अंदर नट ही नहीं होते बहुत सारे। So there are mechanics who are dealing with a different sort of a vehicle. Now there are engineers which are going to deal with the electric vehicles. आप किसी के भी पास ले जाकर बोलोगे यार ज़रा देख गाड़ी नहीं चल रही, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो तो बोलेगा तेरी गाड़ी में इंजन ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? यस एग्जैक्टली, दैट कार डजंट हैव एन इंजन, उसमें होती है मोटर। अब वो उसको मोटर की मालूमात नहीं है, आपको चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। वहाँ पर मैकेनिक के पास जाओगे तो उसे पता ही नहीं चलेगा, वो हाथ लगाएगा, 2-3 झटके खाए, वो आपकी गाड़ी को बुरा भला बोल के आपको भगा देगा। तो अब क्या करोगे उस केस में? देन यू विल रिक्वायर एन इंजीनियर हु हैज़ नॉलेज अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। आपको वहाँ पर उन लोगों की ज़रूरत है जहाँ पर जिनको इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी मालूमात हो। तो फॉर दैट ऑल्सो यू रिक्वायर व्हाट? एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ये तो हो गई गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात। अब हर किसी को तो गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल सकती है, फिर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई करते हैं। साल दर साल जो अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है, वहाँ पर ऐसा नहीं कि आप अपना बायोडाटा लेकर चले जाओ आपको नौकरी मिल जाएगी। देयर इज़ एन एग्ज़ाम बिफोर एवरी रिक्रूटमेंट। हर रिक्रूटमेंट को एक एग्ज़ाम के थ्रू किया जाता है। वहाँ पर इंजीनियर्स को एक एग्ज़ाम देना होता है जिसमें एक सेक्शन होता है, आधा सेक्शन होता है टेक्निकल नॉलेज का, 1/4 सेक्शन होता है जनरल रीजनिंग और 1/4 सेक्शन होता है लैंग्वेज का। जैसे हम लोग महाराष्ट्र में अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब चाहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो सारे होते हैं मराठी में। तो आपको अगर मराठी की मालूमात नहीं होगी तो हाउ विल यू रीड दोज डॉक्यूमेंट्स? आप कैसे रीड करोगे उनको? विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन द डॉक्यूमेंट। क्या करना है आपको पता ही नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ ज़बान बोली जाती है। देर आर रीजन्स विथ डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब हर नॉलेज आपको मशीन से डील करने सिखा दी, बट पेपर पे क्या लिखा है उसके लिए आपको एक लैंग्वेज की नॉलेज ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर जो लैंग्वेज चल रही है गवर्नमेंट जॉब में दैट इज़ मराठी। महाराष्ट्रन लोग आसानी से इन जॉब्स को क्रैक कर लेते हैं बिकॉज हमारे बच्चे जो है मराठी में थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं। सारी ज़बान तो अल्लाह ताला की बनाई हुई है, हम लोग मराठी से बैठ तो नहीं रख सकते, वो ज़बान भी अल्लाह ताला की बनाई हुई है। ज़रूरत है सीखना, हमारा फ़र्ज़ है। वी नीड टू लर्न मराठी इफ़ यू वांट अ गुड जॉब इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मराठी ऐसा नहीं कि आपको महारत हासिल करनी हो, यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट इन मराठी, बस जितनी ज़रूरत है उतना समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपको मराठी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। देयर इज़ एन एग्ज़ाम जिसमें आपको एक जनरल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज और जनरल रीजनिंग की ज़रूरत है, जहाँ पर लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर, वेयर द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट देयर इन मराठी, आइदर दे आर देयर इन इंग्लिश और हिंदी, तो वो तो आप लोगों को अच्छे से आती है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग यार मराठी का सर बोल रहे जाने तो ये जॉब्स का हम लोग छोड़ना ही छोड़ देते। बहुत सारों के चेहरे उतर गए मराठी सुनकर। क्यों? सी लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। यू कैन नॉट थिंक कि मैं लर्न करना छोड़ दूंगा। लर्निंग कैन नेवर बी रिस्ट्रिक्टेड टू वन फील्ड। इफ़ यू आर एन इंजीनियर, आप ही नहीं बोल सकते कि मैं किसी ज़बान को नहीं सीखूंगा इसलिए कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, या ऐसे लोग जिनसे मुझे बैर है वो लोग उस ज़बान को बोलते हैं।
आजकल यही दौर चला रहा है, बट दैट इज़ नथिंग टू डू विद द लैंग्वेज। चीज़ों को बाहर निकालो जहन से। मराठी भी उसी तरीके की ज़बान है जिस तरह की उर्दू है, जिस तरह की अरबी है, जिस तरह की इंग्लिश है। इंग्लिश तो बड़े शौक से सीख लेते हम लोग। आज महाराष्ट्र में गवर्नमेंट जॉब्स में मुसलमान सिर्फ 15 से 20% है। द रीज़न इज़ अ लैंग्वेज विच दे फाइंड इज़ नॉट रिलेटेड टू अस। सबसे बड़ा बैरियर है मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र में गवर्नमेंट जॉब्स के बीच में मराठी। वाई? बिकॉज दे थिंक कि मराठी हमारी ज़बान नहीं, हम क्यों बोले जब हम लोग को नहीं सीखना है। So there are a lot of people who are missing out on a good opportunity just because they are not good in a particular language. एक पर्टिकुलर ज़बान में वो अच्छे नहीं है समझने में, बोलने में, इसलिए उनकी नौकरी छूट जा रही है। तो there are a lot of sectors जो मराठी आने के वजह से जॉब देते हैं और जो बहुत सारे सेक्टर जिनमें उनको मराठी से कोई लेना देना नहीं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर भी डिफेंस के बड़े ऑफिसेज है। जैसे हम लोग अगर मुंबई की तरफ चले जाए तो वहाँ एक बड़ा सा डिफेंस का है, इंडियन नेवी का है। वहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है। वहाँ पर भी शिप्स बनती है। शिप्स को हम लोग तारों से इलेक्ट्रिसिटी देते क्या? देखे कभी तार लगी हुई शिप को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने, जैसे हमारे घर में तारों के जरिए से आती है इतनी लंबी तार हमारे पास को हज़ारों किलोमीटर चली जा रही है, हम लोग तारों से उसको इलेक्ट्रिसिटी दे जा रहे हैं। सो इन इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स यू रिक्वायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। फिर इन फोर्सेस को डेवलप करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं DRDO। DRDO पता है किसी को क्या है? पता है किसी को DRDO का फुल फॉर्म? अच्छा, इसरो का फुल फॉर्म तो पता होगा। इसरो तो अभी बहुत कॉमन हो गया। इसरो का पता है। इसरो की लेटेस्ट अचीवमेंट क्या है आपको याद है? वेरी गुड, चंद्रयान 3। तो चंद्रयान कैसे गया विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? कोई बोल सकता है? उसको भी तार तो नहीं जोड़े थे हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने। वो इलेक्ट्रिसिटी बिना काम कर सकता था क्या? अगेन स्पेस रिसर्च में भी वी रिक्वायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। राइट फ्रॉम द ग्राउंड टू द स्पेस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड। देन कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स टू अ सेक्टर इन विच मोर जॉब्स आर देयर, टू द प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर तो हो गया। प्राइवेट सेक्टर यानी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट से लेना देना नहीं रखते, वो प्राइवेट जॉब्स होते हैं जहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि उनका खुद का रिक्रूटमेंट होता है। आप अपना CV लेके जाओ, इंटरव्यू दो और जॉब हासिल कर सकते। मेनी पीपल मीन्स अराउंड 70% ऑफ द पीपल हु आर इंजीनियर्स आर वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर्स में कुछ बड़ी कंपनीज है, टाटा पावर है, रिलायंस है, ABB है, जनरल इलेक्ट्रिकल्स है। ये सारी कंपनीज है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को बहुत बड़ी तादाद में एक साथ रिक्रूट करती है। दे आर कमिंग टू वेरियस कॉलेजेस। जैसे हमारे माहिर सर है, ये खुद हमारे यहाँ के TPO है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। ये आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे कैसे हम लोग के बच्चे डिप्लोमा ख़त्म होने के पहले एक अच्छा जॉब हासिल कर लेते हैं। डिप्लोमा ख़त्म होने के पहले कुछ होते हैं जो डिप्लोमा ख़त्म होने के बाद कोशिश करते हैं, उनको भी जॉब मिलती है। सो प्राइवेट सेक्टर इज़ अ सेक्टर विच हैज़ मोर नंबर ऑफ जॉब्स फॉर इंजीनियर्स। हर कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं कर पा रहा है फॉर मेनी रीजन्स, तो दैट डजंट मीन दे विल नॉट गेट अ जॉब। देयर आर प्राइवेट सेक्टर्स ऑफरिंग यू एन इक्वली गुड जॉब और मेनी टाइम्स अ बेटर जॉब। बहुत सारी कंपनीज है प्राइवेट सेक्टर में। अभी जो हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बहुत बड़ा ट्रेंड चला है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए गवर्नमेंट में कोई जॉब नहीं है, ज़्यादातर जॉब्स है प्राइवेट में, जहाँ पर रिसर्च हो रही है। रिसर्च में जिनको जाना है, जिनको और नई चीज़ें सीखनी है, इन लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर इज़ वन वेरी ब्राइट अपॉर्चुनिटी। प्राइवेट सेक्टर में वो जाकर नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, नई नई चीज़ें जान सकते हैं, नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन द गवर्नमेंट सेक्टर्स। गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा ऐसा है कि जो चला आ रहा है उसी को चलाते रहना है। प्राइवेट सेक्टर इज़ द वन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अप न्यू टेक्नोलॉजीज। जो रिसर्च हो रही है ज़्यादातर वो हो रही है प्राइवेट सेक्टर्स में। देन अगर आपको इंडस्ट्री में जॉब नहीं करना है तो लाइक वी आर देयर, वी ऑल आर इंजीनियर्स। माई सेल्फ इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर। हम लोगों को जॉब्स फील्ड में नहीं करना था, वी वांटेड टू बिकम टीचर्स। सो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो प्रोवाइड यू एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ टीचर।
जिनको शौक़ है, जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि लड़कियाँ, इनको शौक़ होता है पढ़ाने का, तो इन लोग के लिए भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। बहुत सारे कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, डिप्लोमा कॉलेजेस है, ITI है, बहुत सारे कॉलेज है जहाँ पर वी रिक्वायर गुड टीचर्स, जहाँ पर अच्छे टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। पीपल आर देयर हु डोंट वांट टू वर्क इन द इंडस्ट्री, दे वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द टीचिंग सिस्टम। सो फ्रॉम देयर ऑल्सो वी हैव सीन मेनी इंजीनियर्स गिविंग अप देयर जॉब्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू कम इनटू टीचिंग। जिनका शौक़ होता है टीचिंग करना, वो बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में जॉब करके नॉलेज हासिल करके टीचिंग में आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको टीचिंग का शौक़ है, उनके लिए भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। अब ये तो हो गई नौकरी की बात। अब कोई है जिनको नौकरी ही नहीं करना है, जिनको मालिकाना हक चाहिए, मुझे मालिक बन के बैठना है, आई डोंट वॉन्ट टू वर्क फॉर दिस, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर माई सेल्फ। सो फॉर देम वी हैव अ सेक्शन जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब किनको नौकरी करना पसंद है, किनको नौकर रखना पसंद है। देयर आर पीपल हु वांट टू बिकम employees and there are many people who want to become employers. So for them electrical engineering again provides you a very bright opportunity. इसमें यहाँ पर एक है PWD license contractor, PWD यानी Public Works Department. Now this department is the one which is certifying you that you are having knowledge about electricity, or you are at least having people who are having knowledge about electricity to work for you, and you can take contracts for execution of electrical works. अभी इनमें इलेक्ट्रिकल वर्क्स कौन से आ रहे हैं? बहुत सारे। जो आप लोग ट्रांसमिशन लाइन्स देखते हो ना, तारे लगी होती है, बड़े बड़े टावर्स होते हैं, इनको कौन बनाता है? वी इंजीनियर्स। हाँ, काम करने वाले कुछ लेबर्स होते हैं, लेकिन लेबर्स अकेले वो काम को अंजाम तक नहीं पहुँचा सकते। यू रिक्वायर इंजीनियर्स टू डिज़ाइन द सिस्टम, टू इम्प्लीमेंट, टू चेक वेदर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। फिर मेट्रोज आप लोग देख रहे हो, बहुत सारी आ रही है अभी मेट्रो लाइन्स, वो भी इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है। देयर ऑल्सो रिक्वायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। वहाँ पर हर इंजीनियर कंपनी के अंदर काम नहीं करता, कुछ होते कॉन्ट्रैक्टर जो उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेकर खुद काम करके देते हैं। देन बिल्डिंग्स बनती है, बिल्डिंग्स का आपको कोई सरकारी नौकर दिखता है काम करता हुआ? नो, देयर आर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हु आर वर्किंग फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग्स। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो बनती है, इनको इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाले जो लोग हैं ये कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते हैं? जिनको इलेक्ट्रिसिटी की मालूमात हो, या ऐसे लोग जिनके पास काम करने वाले वो लोग हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी की मालूमात हो। यू ऑलवेज डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द टेक्निकल सिस्टम, देन ऑल्सो यू कैन एग्जीक्यूट इलेक्ट्रिकल वर्क्स। इलेक्ट्रिकल के काम आप कर सकते हो अगर आपको इलेक्ट्रिकल नॉलेज नहीं है तब भी, बट उस वक्त आपको ऐसे लोग लगेंगे जिनकी इलेक्ट्रिकल नॉलेज अच्छी हो। सो यू विल फाइंड अ डिपेंडेंसी ऑन द पीपल हु आर टेक्निकली साउंड। आप उन पर डिपेंड करोगे। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैसे होते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, अपना खुद का लाइसेंस निकालते हैं। दे ओनली वर्क फॉर देमसेल्व्स। जिनको नौकरी करना दूसरों के लिए नहीं पसंद है, जिनको बिजनेस करना होता है, और बिजनेस में भी बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे ऐसे इंजीनियर जिनको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अच्छी मालूमात हो। सो इफ़ यू डोंट वांट टू वर्क इन द स्क्रॉचिंग सन, धूप में आपको काम नहीं करना है, आपको साइट्स पर नहीं जाना है, देन ऑल्सो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपको चाहिए कि मैं एक अच्छे ऑफिस में बैठकर काम करूँ, AC में, कंप्यूटर के सामने, देन ऑल्सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोवाइड्स यू एन अपॉर्चुनिटी एज एन MEP डिज़ाइन इंजीनियर। आप अपना कंप्यूटर पर डिज़ाइन बनाओ, जो भी रिक्वायरमेंट है आपके डिज़ाइन से फुलफिल हो रही है, आपका डिज़ाइन खरीदा जाएगा, यू कैन वर्क फॉर दैट ऑल्सो। देन देर आर मेनी टीचर्स हु डोंट फाइंड एन अपॉर्चुनिटी टू बी इन अ गुड कॉलेज। वो बहुत सारे क्लासेस में जाते हैं, जिनको शौक होता है पढ़ाने का, लेकिन अपने कंडीशन, हम सुबह में नहीं उठेंगे, हमको दोपहर में जाना है, तो दे हैव देयर ओन क्लासेज। आप लोग बहुत सारे क्लासेस देखो जहाँ इंजीनियर्स उन्होंने अपनी खुद की क्लासेस शुरू कर दी। देयर आर मेनी फील्ड्स जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आपको मिलेंगे। सो अब नेक्स्ट तरफ आते हैं कि फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है। ये तो आज की बात हो गई। आप लोग आज तो इंजीनियर नहीं बन जाओगे, आज से प्लान करोगे तो कोई 3 साल बाद बनेगा, कोई 5 साल बाद बनेगा, कोई 10 साल बाद बनेगा। उस वक्त क्या ट्रेंड होगा? जैसे हमने तो 5 साल बाद की तैयारी आज से शुरू कर दी, ये नहीं पता था कि 5 साल बाद होगा क्या। सो यू नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट द राइजिंग ट्रेंड्स। जो ट्रेंड्स है जो आज शुरू हुए हैं, जो अगले 10, 20, 25 साल तक रहेंगे, इन दोज ट्रेंड्स वी आर गोइंग टू फाइंड अ गुड जॉब। मतलब ऐसी चीज़ जो 4-5 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, हम लोग उसमें जॉब्स ढूंढना चाहेंगे क्या, या उनकी पढ़ाई करना चाहेंगे जो 4-5 साल बाद रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, जिनको हम लोग बोलते हैं रिडंडेंट ब्रांचेस है, बट उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। सो व्हाट आर द फ्यूचर ट्रेंड्स? हम लोग एक ट्रेंड देख रहे हैं स्मार्ट सिटीज़,
राइज ऑफ स्मार्ट ग्रिड्स, ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, इनके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की तादाद अब बहुत ज़्यादा है रिक्वायरमेंट में. वी रिक्वायर लॉट ऑफ इंजीनियर्स who know about electricity to work for the betterment of the city. स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, स्मार्ट ग्रिड्स बनाने के लिए वी रिक्वायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स. फिर इंटीग्रेशन ऑफ AI हो रहा, मतलब इंसानों का इंटरवेंशन कम करना है. इंसान अगर थोड़ा सा चीज़ों पर ध्यान ना दे तो गड़बड़ हो सकती है. ऐसी जगह पर लोग क्या करते हैं, दे रिक्वायर एन ऑटोमेशन सिस्टम. जहाँ पर हम लोगों को ऐसा है कि लोग ध्यान नहीं दे पा रहे, उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कंप्यूटर के ऊपर छोड़ देते हैं. कंप्यूटर को बोलते हैं तुम ध्यान दो चीज़ों पर. सो फॉर दैट ऑल्सो यू रिक्वायर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टू इम्प्लीमेंट अ सिस्टम इन विच देयर आर नो ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड. आप लोग देखते हो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली काम करते रहती है. फैक्ट्रीज के वीडियोस आप लोगों को पता होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहाँ पर इंसानों का हाथ ही नहीं लगता, पूरी चीज़ बनकर निकल जाती है. सो देयर अगेन यू रिक्वायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स. ये ऑटोमेशन सिस्टम भी अभी ट्रेंड में है, चीज़ें ऑटोमेट की जा रही है हर चीज़. अभी आप लोगों ने पता है ड्राइवरलेस कार का भी एक कॉन्सेप्ट आया है जिसमें ड्राइवर ही नहीं होता है. जैसा नो, गलती एक्स्ट्रा ड्राइवर करता है सामने वाला, हम तो वही बोलते हैं उसकी गलती थी, हमारी नहीं थी. साइकिल से गिर रहा है, कार ठोक दिया, ट्रक ठोक दिया, हम अपनी गलती मानते हैं नहीं उसकी गलती थी, उसने गलत चलाया. सो बिकॉज ह्यूमन इंटरवेंशन आर देयर आर पीपल हु आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स. लोग गलती करेंगे अक्सर और गलतियों का खामियाजा दूसरों को भी भुगतना पड़ता है. हाँ खत्म हो गया. सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट a system in which more intervention of human is not required. हम लोग को इंटरवेंशन जो है इंसानों का कम करना है, उसके लिए ऑटोमेशन आ रहा है. अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिन पर लोगों की वजह से गलतियाँ हो रही है और दूसरों को खामियाजा का भुगतना पड़ा. सो दैट इज़ वाई वी आर ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स द ऑटोमेशन. अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप लोगों को क्या क्या सीखना पड़ता है. ये कुछ कोर्सेज है, इनके नाम है जो आप लोग को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाते हैं. मैटलैब है, ऑटोकैड है, इलेक्ट्रिकल PLC प्रोग्रामिंग है. सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज है, कौन सी तार करंट मारती कौन सी नहीं मारती, उससे काफ़ी नहीं होता है. चीज़ें नई चीज़ें समझने के लिए आपको नए सॉफ्टवेयर्स पढ़ने पड़े. दीज आर द सॉफ्टवेयर्स. देन व्हाट आर द चैलेंजेस, हम लोगों को आगे क्या तकलीफें आने वाली है वो यहाँ पर दिए. कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, इंजीनियर ज़्यादा हो रहे, जॉब्स कम होती जा रही है, कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहा है. फिर आप लोग अपने स्किल्स अपग्रेड करने हैं. पुराने ज़माने की चीज़ें लेकर आगे के ज़माने के काम नहीं किए जा सकते. यू नीड टू अडेप्ट टू न्यू कॉन्सेप्ट्स. देन क्या है यहाँ पर टिप्स फॉर सक्सेस क्या है, गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. प्रैक्टिकल चीज़ें समझो. किताबों में जो होता है अक्सर असल में वैसा नहीं होता है. देयर आर पीपल हु आर गिविंग यू प्रैक्टिकल नॉलेज, उनको आपको अपडेटेड रखना है, नेटवर्क्स के थ्रू काम करना है. यानी आपको पता होना चाहिए कि जॉब कहाँ पर निकल रही है. अगर आप घर में बैठे रहेंगे सोच रहे हो कोई आकर मुझे घर पे जॉब देके जाएगा तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. तो यू नीड टू बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इन विच यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल ऑफरिंग यू जॉब्स. लास्ट कोट पढ़ सकते हो आप लोग. कैन यू रीड द लास्ट कोट, द थर्ड पॉइंट. द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे. सो टुडे यू विल हैव टू डिसाइड व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन योर फ्यूचर. आप उस दिन का इंतजार नहीं करोगे जब मुझे चूज़ करना पड़े मुझे कौन से कॉलेज में जाना. फ्रॉम ईयर ओनली यू विल हैव टू डिसाइड and then you will have to work according to that. So ये मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन था about electrical engineering. Is there anyone who would like to ask anything? जनाब मोइनुद्दीन शेख सर ने आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तारुफ बताया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है, उसमें वर्क कैसा होता है. और उम्मीद है कि आप सभी तलबा ने और जो भी हमारे बीच में गेस्ट मौजूद है उन्होंने उस चीज़ को समझा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है. इसी के साथ में हमारे बीच मौजूद माहिर मोहम्मद सलीम मिस्त्री सर का स्टेज पे आने की दावत देता हूँ कि सर हमारे बीच में सर स्टेज पर आए और सर की जो एक्सपर्टाइज़ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है. उसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सर को इंजीनियरिंग के दीगर अलग शुबों में भी काफ़ी उनकी एक्सपर्टाइज़ अच्छी है, उनके एक्सपीरियंस है उस फील्ड के रिगार्डिंग. मैं सर से दरख्वास्त करता हूँ सर स्टेज पर आए और अपनी एक्सपर्टाइज़ आप लोगों से शेयर करें. हमारा सेशन स्टार्ट होने से पहले कुछ सवाल मुझे आप लोग से पूछना है, ठीक है. और हमारा सेशन ख़त्म होते तक के उसका जवाब भी आप ही से पूछना है. क्या बोला मैंने, वापस से बोलता हूँ. हमारा सेशन शुरू होने से पहले आपसे एक सवाल पूछना है और जब हमारा सेशन ख़त्म हो जाएगा हमें ही आपसे वापस से सवाल पूछना है, ठीक है. दूसरी चीज़,
सभी के हाथ में एक बुक और पेन होना चाहिए। बुक और पेन ज़रूरी इसके लिए है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन अभी मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो आपको नेक्स्ट 25 मिनट्स में ऐसी कुछ फील्ड्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी जो शायद आपसे मतलब इससे पहले आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, लेकिन उसकी स्टडीज़ मौजूद हैं हमारी कंट्री में, उसके रिलेटेड फील्ड मौजूद है हमारी कंट्री में। बस ये चीज़ है कि हमें उसके बारे में इल्म नहीं है, उसके बारे में हमें मालूम नहीं है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरा जो पहला सवाल ये है सभी से, बच्चों से भी और बच्चियों से भी। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एज ग्रुप के हैं यहाँ पे मौजूद, दे आर बिटवीन द एज ऑफ 14 to 16 मे बी 70, राइट? कोई है जो 14 ईयर्स से कम उम्र का है या 17 से ज़्यादा है? अगर कोई है तो हाथ उठा के अपनी एज बताइएगा। कोई है? शर्माने की कोई बात नहीं है। हमारी कॉलेज में एक स्टूडेंट है अभी बीकॉम कंप्लीट करके डिप्लोमा कंप्लीट करने आए हैं वो, उनकी एज है 23 ईयर्स और वो डिप्लोमा के साथ में अपना बिजनेस करते हैं। कैसा करते हैं डिप्लोमा के साथ में बिजनेस? उनकी फैमिली बिजनेस है, एक फैमिली में 19 मेंबर है। सुनिए आप, बहुत अच्छा आइडिया है ये, आपके काम का आएगा। आप अपनी मम्मी, बहनें, भाई, डैडी, किसी को भी आप बता सकते हैं ये चीज़। एक फैमिली में 19 मेंबर है, हर एक मेंबर ने एक एक प्रोडक्ट पकड़ लिया। एग्ज़ाम्पल, कोई शूज़ का बिज़नेस करता है, कोई स्लीपर्स का करता है, कोई क्लोथ्स का करता है, कोई अबाया का करता है, कोई पर्स, वो जो हमारा स्टूडेंट है सेकेंड ईयर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो पर्स का बिज़नेस करता है, ठीक है। कोई इमिटेशन ज्वेलरी का करता है, कोई टोपी का करता है। ऐसे 19 मेंबर हैं। वो 19 के 19 मेंबर क्या करते हैं? महीने में एक दिन डिसाइड करते हैं, एक सिटी डिसाइड करते हैं, 3 दिन की प्लानिंग के साथ में वो सिटी में चले जाते हैं, अपने प्रोडक्ट का खुद ही खर्चा उठाते हैं एग्जीबिशन का, और वहाँ पे लाखों का बिजनेस करके आते हैं। क्योंकि एक एग्जीबिशन के अंदर अगर आप गए तो वहाँ पे एक 20 स्टॉल मिलेंगे। आप सोचेंगे आए तो कुछ तो लेकर जाऊँ, बराबर, और वो 19 के 19 के स्टॉल उन्हीं के होते हैं। आप कहीं से भी लो, बस ये है कि अलग अलग मेंबर को अपना अपना फ़ायदा होता है। बताना मैं ये चाह रहा था कि उनकी एज है 23 ईयर्स, बीकॉम कंप्लीट करके डिप्लोमा में आए। तो एज छुपाने की कोई बात नहीं है। वहाँ पे कुछ गुफ्तगू चल रहा था कि एज बताना, एज बताना, तो आप मेरे को थोड़ा बता दीजिए। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे जो एज ग्रुप है वो 14 to 17 ईयर्स है, ठीक है। बाय द टाइम यू विल बी कंप्लीटिंग विथ योर एजुकेशन, नॉर्मल जो ईयर्स ऑफ एज होता है बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए, वो होता है 21, 22 या 23 ईयर्स। और ये 21, 22, 23 ईयर्स क्यों होता है? क्योंकि इंडिया के अंदर जो सिस्टम है ऑफ एजुकेशन, वहाँ पर अलग अलग जो है स्ट्रीम पाए जाते हैं, ठीक है। जैसी जो स्ट्रीम के हिसाब से एजुकेशन करता है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्ट्रीम्स अवेलेबल आफ्टर 10th। एक है साइंस ए ग्रुप जिसका है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। साइंस बी ग्रुप जिसको पीसीबी कहा जाता है, जो मेडिकल के लिए जाते हैं स्टूडेंट्स। कॉमर्स ग्रुप है जिसमें अकाउंट्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ रिलेटेड है। ये नॉर्मली अपनी स्टडीज़ 21 साल की उम्र में कंप्लीट करते हैं, और अगर वो एमबीए के लिए जा रहे हैं तो एमबीए करने के बाद में उनकी उम्र करीबन 23 साल की उम्र होती है। और फोर्थ जो है
आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी साइंस, जिसके अंदर पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी इस तरीके की स्ट्रीम पाई जाती है। इसमें भी अगर कोई स्टडीज़ परस्यू करता है तो उसकी भी उम्र करीबन 22 साल की होती है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की। जब हम बता रहे कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पढ़ाई मुकम्मल तौर पे उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में आपने वो स्टडीज़ को कंप्लीट कर लिया। सिर्फ जो मेडिकल है, जो साइंस बी ग्रुप है पीसीबी, उसमें वक्त थोड़ा ज़्यादा लगता है, समटाइम 23+ भी हो जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने 12th के बाद नीट का एग्ज़ामिनेशन दिया, और आपको पता होगा नीट का एग्ज़ामिनेशन टोटल स्कोर 720 का होता है, 180 केमिस्ट्री, 180 फिज़िक्स और 360 बायोलॉजी। फर्स्ट अटैम्प्ट में स्कोर कम आया तो सेकंड अटैम्प्ट देने के लिए वापस से नीट, थर्ड अटैम्प्ट देने के लिए वापस से नीट। तो बाय द टाइम दे विल बी कंप्लीटिंग विथ योर कोर्स, देयर एज इज़ अराउंड 25, 26 एंड 27। तो इस तरीके, तो सवाल मेरा जो है वो ये है कि ग्रेजुएशन तो आपने कर लिया 22 और 23 और 21 साल की उम्र में। सवाल ये है कि उसके 10 साल बाद या उसके 5 साल बाद आप अपने आप को किधर देखना चाहते हैं? वापिस से पूछो ना, एक साल, चलो एक स्टैंडर्ड करते हैं, 5 इयर्स बाद, यानी ग्रेजुएशन के 5 इयर्स बाद आप अपने आप को किधर देखना चाहते हैं? अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, वो माहिर खान कहाँ गए? माहिर खान जो अभी कीरत किए थे यहाँ पे, हाँ माशाल्लाह। क्या उम्र है बेटा आपकी? 14। तो ही इज़ हैविंग अ एज ऑफ 14 years. What I am asking him is, after 10 years, like when he will be at the age of 24, or after his graduation when he will be at the age of around 27, 28, what he has a vision, what kind of a vision he is having, कि मैं अपने आप को कहीं पर देखना चाहता हूँ। अब मैं चाहिए तो आप लोग को थोड़ा और उसको क्लैरिटी के लिए थोड़ा और एग्जांपल्स देता हूँ उसके ऊपर, ताकि आप सोच पाएँ इसके ऊपर। मान लो अगर किसी को ऐसा है कि मैं बस अपना खुद का ऑफिस होना चाहिए, ठीक है, हमारे नीचे 5 to 8 इंडिविजुअल काम करना चाहिए, हमारे एसी का ऑफिस होना चाहिए, हम ऑफिस में बैठ के काम करना चाहते हैं। किसी की ये सोच है कि हम कुछ आईटा का कोर्स करके कोई ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर महारत हासिल करना चाहते हैं और टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। किसी की ये सोच है कि मुझे खाना बनाना है और खाना खाना बहुत पसंद है तो मैं शेफ़ बनूंगा, ठीक है। या किसी की ऐसी सोच है कि नहीं, इंडिया में आई एम गोइंग टू स्पेंड अनदर 2 to 3 years एंड देन आई विल बी सेटल डाउन समवेयर अब्रॉड, मे बी इन एनी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़। या किसी की ये सोच है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, जैसा अभी मोइन सर ने कहा, ठीक है, और आगे डाउन द लाइन जाकर मैं कुछ एक बेटर कुछ कर पाऊँ। या मैं एक मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं गाड़ियों का काम का महारत हासिल करना चाहता हूँ। तो आप बेसिकली अपने लिए चाहते क्या? ये पहला सवाल है, आप लिख के रखिए, मैं आपसे नहीं पूछूंगा, सेशन के बाद में आपसे पूछूंगा। आई एम गिविंग यू 1 minute। जो भी आपका पहला थॉट आता है, चाहे हिंदी, इंग्लिश, आप जो भाषा जानते हो, उर्दू, मराठी, उसके अंदर आप कुछ लिख लीजिए। चाहिए तो वो एक लाइन में लिख लीजिए, सिर्फ इतना ना लिखें कि इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, जो एक कॉमन फील्ड है, सभी जानते हैं इसके बारे में। मैं देख रहा हूँ आप लिख रहे हैं कि नहीं। कितना टाइम है मेरे पास? हाफ एन आवर। जी सर। लिखा आपने? देखो, जॉब कुछ भी हो सकती है, जो आपका करियर है कुछ भी हो सकता है।
आपको एरोप्लेन में सफ़र करने की ख्वाहिश है और साथ ही साथ आपको ये ख्वाहिश हो गई कि मैं केबिन क्रू मेंबर बनना चाहता हूँ, या मैं फ़्लाइट अटेंडेंट बनना चाहता हूँ, या एयरपोर्ट अथॉरिटी में कोई एक वर्क करना चाहता हूँ एज अ सिक्योरिटी का, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं एरोप्लेन के मेंटेनेंस के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं एरोप्लेन की रिफ्यूलिंग करना चाहता हूँ, कोई भी शौक, कुछ तो दिमाग में होगा आपके। मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट्स कोच बनना चाहता हूँ। मैं चाहता क्या हूँ? व्हाट इज़ माई ड्रीम? मेरा कोई ड्रीम ही नहीं है सर, मैं कुछ बनना ही नहीं चाहता हूँ। जैसा पेरेंट्स बोलते हैं मैं अपने वालिदैन का अच्छा बच्चा हूँ, अच्छा बच्ची हूँ, जैसा वालिदैन बोलते वैसा ही मैं करूँगा। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी कोई सोच नहीं है। ठीक है, सभी ने कुछ लिखा। कोई ऐसा बच्चा है जिसने या बच्ची है जिसने अभी तक कुछ नहीं लिखा? देखो मेरा जो सेशन है ना वो पूरा आपकी सोच के ऊपर है। मेरा जो सेशन है ना वो आपकी सोच के ऊपर है। जी कोई है और बचा? नहीं? तो मैं अपना सेशन शुरू करता हूँ। तो सबसे पहली इंडस्ट्री जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, कभी ना कभी आपने सुना होगा, कभी ना कभी आप इनके ऑफिसेस में गए होंगे, वो है फर्स्ट वन होटल, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री। यहाँ पर देयर आर डिफरेंट डिग्रीज अवेलेबल और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कितने साल में वो कंप्लीट होगा वो चीज़ मौजूद है। फर्स्ट वन बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये 4 इयर्स का कोर्स है। 10+2 कोई भी स्ट्रीम, कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम वाला इसके अंदर जाके अपने एजुकेशन को हासिल करके बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट की तालीम हासिल कर सकता है। द सेकेंड वन इज़ हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। बैचलर ऑफ टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसके अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं। और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके नीचे मैंने ब्लैक कलर के कलर में उधर देखो लिखा है कुछ ऐसा कि व्हाट आर द प्रोफेशंस रिलेटेड टू होटल, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट। अब इसके अंदर जो बच्चे को जो आपने अपनी किताब में लिखा है, अगर जो भी मैं वहाँ पे है उसके आगे मैंने उसको एक्सेट्रा कर दिया, यानी इसके अलावा भी आपने कुछ लिखा होगा। हो सकता है पहली स्लाइड में उसका आंसर नहीं मिला, लेकिन आने वाली स्लाइड्स में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो कितने बच्चे हैं जो नीचे वहाँ पे कुछ मैंने लिखा है उसमें से कुछ आपने लिखा है? अगर आप रीड नहीं कर पा रहे तो आई कैन डिक्टेट दिस पार्ट। एवरीवन इज एबल टू सी फ्रॉम द लास्ट? नो, you can see? No, you cannot see. Okay, fine. Chef, ticketing agent, tourism manager, hotel manager, restaurant manager, catering manager, tourist guide, holiday consultant, cabin crew, फ्लाइट अटेंडेंट, रिटेल मैनेजर, टूर ऑपरेटर, टूरिस्ट गाइड। किस यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको घूमना फिरना बहुत पसंद है? माशाल्लाह, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो ख्वाहिश रखते हैं कि मैं उम्रा के लिए जाऊँगा कभी ना कभी? बराबर। यहाँ पे कितने लोग हैं जो ख्वाहिश रखते हैं मैं हज के लिए जाऊँगा? माशाल्लाह। यहाँ पे कितने लोग हैं जो इस ख्वाहिश में है कि मैं किसी का महरम बन के उनके साथ हज पे जाऊँगा? अरे गर्ल्स आओ, आप कैसे हाथ उठा रहे हैं? बॉयज़ के लिए है सवाल, ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा ब्रॉड वे में आप देखिए कि मैं एक किसी का महरम बन के किसी को हज के लिए ले जाऊंगा, यानी कि मैं एक तो पहला है कि मुझे घूमना फिरना पसंद है, दूसरी मेरी ख्वाहिश है मैं खुद हज पे जाऊंगा, तीसरी मेरी ख्वाहिश ये हो गई कि मैं किसी का महरम बन के उनको हज पे ले जाऊंगा। अब आप ये सोचिए कि क्या आप एक टूरिज़्म वाली कोई इंडस्ट्री ओपन नहीं कर सकते हैं जहाँ सभी हाजियों को 100, 200, 500 अल हिदाया कैंपस के हर एक अफराद को, चाहे स्टाफ हो या स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए एक बहुत डिस्काउंटेड ऑफ़र में नो प्रॉफिट नो लॉस वाला एक सिस्टम कायम नहीं कर सकते? सोच सकते हैं इसके बारे में? सोच सकते हैं। बाकी वो नो प्रॉफिट नो लॉस वो आगे की चीज़ है, लेकिन आप सोच सकते हैं, ऐसा कुछ सोचिए। ओके, तो अगर आपको जो भी मैंने अभी आपको बताया, चाहे वो कैबिन क्रू हो, टूरिस्ट ऑपरेटर हो, होटल मैनेजमेंट हो, इस तरीके से कई चीज़ें मैंने बताई, इसमें से कोई भी अगर आपको एक चीज़ करनी है तो जो एजुकेशन आपको करना होगा 10+2 यानी कि 10th के बाद 11th 12th के बाद जो एजुकेशन करना होगा वो स्लाइड्स के अंदर मौजूद है। इन्हीं में से कुछ आपको करना होगा, ठीक है। अब जो भी मेरी आगे की स्लाइड्स हैं वो इसी तरीके से हम देखेंगे। मैं आपको स्ट्रीम्स बताऊंगा, उसके नंबर ऑफ़ ईयर्स रहेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और ये सब करने के बाद आप कौन कौन से प्रोफेशन में जाकर अपने आप का करियर बना सकते हैं। तो हमने ये देखा सर कि पहली स्लाइड में इनको कुछ भी नहीं मिला अपने जैसा, ठीक है। देखते हैं आगे कुछ मिलता है क्या। और जो बच्चा पीछे बचा मतलब कि उसने कुछ लिखा ही नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी मैक्सिमम मैंने इसके अंदर कवर करी है जो कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं। कॉमर्स एंड फाइनेंस। तो अवेलेबल डिग्रीज कौन कौन सी है? बीकॉम सभी जानते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स। बीकॉम जिसमें ऑनर्स है, रिसर्च है। बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस। बीबीए फाइनेंस। बीएससी फाइनेंस बैचलर ऑफ साइंस इन फाइनेंस, और बीएससी बैचलर ऑफ साइंस इन फाइनेंस, ऑनर्स जिसको बोलते हैं। अच्छा, ड्यूरेशन क्या है? नॉर्मली 3 इयर्स का ये कोर्स है सभी का, और एलिजिबिलिटी क्या दी हुई है? 10+2 यानी एनी स्ट्रीम। अच्छा, प्रोफेशन रिलेटेड टू कॉमर्स एंड फाइनेंस क्या क्या दिया हुआ है? कोई रीड आउट करेगा? हाँ बताइए। Accountant, advertising representative, auditor, budget consultant, business analyst, chartered accountant, commercial banker, company secretary, entrepreneur, business person, finance analyst, finance consultant, finance manager, finance planner, human resource executive, investment analyst, market researcher, market research analyst, market researcher, marketing manager, portfolio manager, retail manager, retail sales executive, tax auditor, tax consultant. इनमें से कोई है, किसी ने कुछ लिखा है? सीए वगैरह कुछ भी, अकाउंटेंट वगैरह? माशाल्लाह सर। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आप 7 बच्चों के लिए ये स्लाइड है। अभी तो फ़िलहाल आप लोग के पास मैं पूछा था कि फ़ोन तो नहीं है, लेकिन बाद में इंशाल्लाह सर के साथ में एक अलग वे में मैं इनके साथ में खलील सर के साथ में ये चीज़ शेयर कर दूंगा करके, ठीक है। तो जो भी आपको एजुकेशन करना है इन्हीं स्ट्रीम में से आपको करना होगा, ओके।
क्योंकि ये 7 बच्चों तक के लिमिट हो गई स्लाइड। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं अभी। ओके, डिज़ाइन एंड फाइन आर्ट्स, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं इनमें ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्ट करेगी। इसके अंदर भी अलग अलग तरीके की डिग्री मौजूद है। कोई रीड करेगा इसको लाउडली, बोलिए। एनिमेशन डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर, सेरेमिक डिजाइनर, क्रिएटिव डायरेक्टर, डिजाइन कंसल्टेंट, डिजाइन डायरेक्टर, डिजाइन मैनेजर, कंसल्टेंट, डिजिटल आर्टिस्ट, फैशन ब्लॉगर, फैशन डायरेक्टर, फैशन इलस्ट्रेटर, फैशन जर्नलिस्ट, राइटिंग, फैशन स्टाइलिस्ट, फैशन टेक्नोलॉजिस्ट, फैशन एंड अपीयरेंस डिजाइनर, फूडवेयर, शू डिजाइनर, फर्नीचर डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, ज्वेलरी डिजाइनर, लेदर डिजाइनर, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, फोटो जर्नलिस्ट, प्रोडक्ट डिजाइनर, प्रोडक्शन डिजाइनर, स्कल्पचर, सोशल मीडिया मैनेजर, स्पेशल डिजाइनर एंड टेक्सटाइल डिजाइनर, टॉय डिजाइनर एक्सेट्रा। तो जो डिग्री है डिज़ाइन एंड फाइन आर्ट्स के लिए वो है BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, जो 4 इयर्स का कोर्स होता है, 10+2 एलिजिबिलिटी है। BVA बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स, अगेन दिस इज़ फॉर 4 इयर्स। BID बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन, हमारे साबू सिद्दीक के अंदर इंटीरियर डिज़ाइनिंग का 2 इयर्स का डिप्लोमा है, जो 10th के बाद में 2 इयर्स का डिप्लोमा वो हासिल कर सकता है। BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, BA ऑनर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, BSc बैचलर ऑफ साइंस, एनी स्पेशलाइजेशन उसके अंदर रहेगा। BVOC है बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज, BF टेक बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड BBA जो फैशन मैनेजमेंट का जिसके अंदर स्पेशलाइजेशन रहेगा। ओके, सो यहाँ पे करीबन एक मोर देन 30 डिफरेंट प्रोफेशन इसके अंदर लिस्ट डाउन है। यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपनी किताब में इनमें से कुछ लिखा है? किसी ने भी इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं लिखा? ओके, माशाल्लाह, एक हाथ दिखा बहुत दूर। 2 3 4, कुछ गर्ल्स हाथ ऊपर कर रही है सोच के कि सर बाद में मुझे ना पकड़ ले, ये पूछने के लिए आपने हाथ नहीं ऊपर किया अभी तक। ऐसा मत कीजिए, आपने अगर लिखा है तो ही आप कीजिए। बॉयज़ में कोई नहीं, इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं। चलो इसके बारे में आप मेरे को एक थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा मैं। जो ऊंची ऊंची इमारतें बनना है वो क़यामत की निशानियों में से है। वापस से मैं बोलता हूँ, ऊंची ऊंची इमारतें बनना क़यामत की निशानियों में से है। ठीक है, ऊंची इमारतें बनेंगे, विद नंबर ऑफ फ्लैट्स होंगे, विद नंबर ऑफ फ्लैट्स होंगे, घर होंगे उसके अंदर। ठीक है, और हर घर, हर एक फ्लैट, हर एक कॉरपोरेट ऑफिस में कुछ ना कुछ तो काम निकलेगा इंटीरियर का, नहीं निकलेगा? तो ये बात तो हक है, ये हमारा सोच है, हमारा ईमान है इस बात के कि भाई बड़ी बड़ी इमारतें बनना क़यामत की निशानियों में से, बराबर। और साथ ही साथ में अगर इसी तरीके से प्रोग्रेशन होता रहा, प्रोग्रेस होता गया, कंस्ट्रक्शन होता गया, तो डेफिनेटली इंटीरियर डिज़ाइनर का भी स्कोप कम होगा, वहीं रहेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। एवरग्रीन फील्ड आप बोल सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर को। ठीक है, इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन जो मेरा बहुत फेवरेट है, और मैं चाहता हूं कि अल हिदाया कैंपस के अंदर अगर कोई चीज़ अगर आगे कुछ आ सकती है तो इसके ऊपर थोड़ा गौर व फिक्र करना चाहिए। वो है लॉ। लॉयर, लॉ और लॉयर में क्या फ़र्क है? लॉयर किसको बोलते हैं? वकील को बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। और कोई अच्छा वर्ड बोल सकते हैं आप वकील के अलावा? एडवोकेट बोल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। कोई रीड आउट करेगा? व्हाट आर द प्रोफेशन बिलोंग टू द लॉ कैटेगरी? एनीवन? यस, यू नीड टू बी लाउड सो दैट दे कैन लिसन। आपको थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा ताकि बच्चियों को सुनाई दे।
अच्छा जाने दीजिए, मैं बोलता हूँ। ओके, एडवोकेट, सिविल लॉयर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, कॉन्ट्रैक्ट लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर, क्रिमिनल लॉयर, साइबर IT बेस स्पेशलिस्ट, डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग लॉयर, फैमिली लॉयर, इमिग्रेशन लॉयर, IP लॉयर जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर बोलते, जज, जुडिशियल क्लर्कशिप, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, लेबर लॉ लॉयर, लीगल एडवाइज़र, लीगल एनालिस्ट, मीडिएटर, पेटेंट लॉयर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पोर्ट्स लॉयर, टैक्सेशन लॉयर, टेक्नो लीगल प्रोफेशनल, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर, साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट, डिटेक्टिव, इन्वेस्टिगेटिव सर्विसेज, लीगल जर्नलिस्ट, पेटेंट इंजीनियर, सोशल एक्टिविस्ट। यहाँ पर किसी ने अपनी किताब में लिखा है लॉ लॉयर, माशाल्लाह सर, 1 2 3 4 5 एंड ओवर देयर 6 7, ठीक है। यानी कि हमारा ये जो प्रोग्राम है मुझे लगता है कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ जा रहा है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर एक विजन और एक सोच लेकर बैठा है। तो जो भी यहाँ पे लॉ की डिग्री हासिल करना चाहता है या उसी प्रोफेशन में जाना चाहता है, तो ये जो स्लाइड आपके सामने है ये आप ही के लिए है। द नेक्स्ट वन, मास कम्युनिकेशन। मैं समझता हूँ मेरे पूछने से पहले मैं एक इसमें है बहुत अच्छा प्रोफेशन, मैं जैसे ही बोलूँगा मुझे ऐसा लगता है कि आधी क्लास ऊपर ना कर दे हाथ। सोशल मीडिया मैनेजर किसको बनना है? सोशल मीडिया मैनेजर किसी को नहीं बनना है? अच्छा, एक हाथ मुझे दिखा उधर, एक सोशल मीडिया मैनेजर। गर्ल्स के लिए ये एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम वाली कैटेगरी है और जिसमें आप हिजाब भी मेंटेन कर सकते हैं। आपका वॉइस ओवर के लिए भी AI टेक्नोलॉजी है, तो आपकी खुद की आवाज़ भी नहीं जाने वाली है उसके अंदर। आप अपना हिजाब भी मेंटेन करके काम कर सकते हैं और आप घर से भी काम कर सकते हैं। बस ये चीज़ है जो आज की दौर में बहुत कॉमन हो गई है सोशल मीडिया के ऊपर, कि कोई भी चीज़ हिट करने के लिए मुझे एक म्यूज़िक डालनी पड़ती है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत गलत चीज़ है। अगर इस चीज़ के अंदर तब्दीली लेकर आ सके, एक हलाल वॉइस और बैकग्राउंड के अंदर आप कुछ उसको आगे फॉरवर्ड कर सके, तो मैं समझता हूँ कि गर्ल्स के लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है। आप कोई भी नॉलेजेबल वीडियोस बनाएं जो आपकी सोसाइटी और आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो, आप देखिए कितने क्लिक्स मिलते हैं उसको। क्योंकि जिसकी नॉलेज नहीं है वो बच्चा बच्ची मेरे से सवाल नहीं पूछेगा जितना मैंने इसमें लिखा है, लेकिन घर जाकर या हफ्ते भर बाद 10 दिन बाद कभी भी कंप्यूटर पे बैठेगा, जो उसके दिमाग में घूम रहा है कम से कम सोशल मीडिया पे ज़रूर देखेगा कि इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है। तो ये एक चीज़ है करके। तो मास कम्युनिकेशन की जो डिफरेंट डिग्रीज मौजूद है वो है बैचलर ऑफ आर्ट्स, BSc, BMC बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ मास मीडिया जिसको BMM के नाम से जाना जाता है। एंड द डिफरेंट प्रोफेशन रिलेटेड टू द मास कम्युनिकेशन इज गिवन: एंकर, ब्लॉगर, कंटेंट राइटर, क्रिएटिव राइटर, क्रिटिक, फिल्म मेकर, जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट, रेडियो जॉकी, रिपोर्टर, स्क्रीन राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, साउंड मिक्सर, वीडियो जॉकी, वीडियो जर्नलिस्ट, एडवर्टाइजिंग, आर्ट डायरेक्टर, ब्रांड मैनेजर, डायरेक्टर, कॉपीराइटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, एडिटर, इवेंट मैनेजर, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मैनेजर, प्रोड्यूसर, फोटोग्राफी डिज़ाइनर, पब्लिक रिलेशन मैनेजर, पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया मैनेजर, टैलेंट मैनेजर और इसी तरीके से कुछ
रिलेटेड फील्ड। इसके बाद मेरा अनदर फेवरेट, जो आपको काफ़ी लोगों को यहाँ पर अल हिदाया कैंपस में जानकारी है और शायद से इसके लिए आप शायद चेज़ भी कर रहे हो, जो है मेडिसिन एंड सर्जरी। नॉर्मली MBBS करने के लिए हिंदुस्तान में 10+2 होना चाहिए। नीट का एग्ज़ामिनेशन होता है, उसके 720 मार्क्स होते हैं, 180 फिज़िक्स, 180 केमिस्ट्री, 360 बायोलॉजी। इसका जो सिलेबस होता है NCERT के बेस के ऊपर होता है। और इसके अंदर जब 12th के बाद में आप MBBS के लिए जाते हैं तो करीबन 5.5 साल आपको मुकम्मल तौर पे देना होता है ताकि आप MBBS की डिग्री को हासिल कर सको, एक डॉक्टर बन सको। उसके अलावा BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। इसका रीज़न क्या है मालूम है? कौन बताएगा कि BDS भी एक वन ऑफ द अगर MBBS के बाद भी अगर आप देखो BDS का, तो BDS एक बहुत अच्छी करियर बन सकती है। BDS बोले तो क्या होता है? जो दांतों का डॉक्टर होता है BDS, डेंटिस्ट। ठीक है, डेंटिस्ट ही क्यों? मतलब डेंटिस्ट का करियर अच्छा क्यों है? दांत सबके खराब होते हैं। आपको पता है इंडिया इज़ हैविंग अ हिस्ट्री कि सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट जो है ना वो हिंदुस्तान के अंदर पाए जाते हैं, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट दे नीड टू ईट बेसिकली। ठीक है, और वो सब के सब ये रहता है, ज़्यादातर जो भी आप खाते हो, चाहे उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट आप बोलो या शुगरी इंटेक बोलो, कहीं भी बोलो, दांतों का बहुत इस्तेमाल करते हो। बराबर, आप कोई भी डेंटिस्ट के पास चले जाओ जो एक सिटी में है, ठीक है, उसके बाद उसका जो एक टाइम होगा 2 आवर्स 3 आवर्स का, आप उसको खाली नहीं पाओगे, बल्कि उधर लाइन लगानी पड़ती है। तो ये जो हिंदुस्तान में जितने बच्चे हैं और काफ़ी लोग हैं, ये खाने की हैबिट्स पे कंट्रोल नहीं करते, इसके लिए वो डायबिटीज़ को लीड करते हैं। और क्योंकि वो खाते इतना ज़्यादा है, वो कैविटीज़ एंड एवरीथिंग, जर्म्स एंड वो पूरा के पूरा उनके दांतों पे जाने वाला है। कोई कुछ करे नहीं करे, ज़रा सी कि दांत में दर्द क्यों ना हो जाए, आप सबसे पहले भागोगे। बराबर, तो BDS इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रोफेशन जो नीट में कुछ अच्छा स्कोर ना कर पाए, ठीक है, तो BDS एक ऑप्शन आप रख सकते हो। उसके अलावा कुछ कोर्सेस हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक है, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथिक है और यूनानी है। प्रोफेशन की लिस्ट काफ़ी बड़ी है, मैंने एक्सेट्रा करके कुछ शायद लिखा होगा उधर। इसमें और भी डिफरेंट प्रोफेशन है जो डॉक्टरी के अलावा आप सिर्फ 4-5 चीज़ें जानते हैं करके, यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, MBBS, बस, उसके अलावा कुछ मालूम नहीं है। डॉक्टर है तो है, नहीं है तो क्या है मालूम नहीं, लेकिन डॉक्टरी की डिग्री की है। तो ये जो लिस्ट डाउन है प्रोफेशन, दीज आर द डिफरेंट फील्ड्स वेयर अ पर्टिकुलर MBBS और मे बी अ डॉक्टर इज़ एक्चुअली वर्किंग ऑन। मतलब ये सब डिफरेंट जॉब डेजिग्नेशन है जहाँ पर एक डॉक्टर काम कर सकता है या करता है। तो आप इसको देखिए। अच्छा, मैं समझता हूँ सर, मेरे को लगता है अब मैक्सिमम हाथ उठेगा। यहाँ पे कितने लोग हैं जहाँ पे इनमें से कुछ लिखा है मेडिसिन एंड सर्जरी में? माशाल्लाह। तो करीबन एक 20 to 25 इंडिविजुअल को मैं देख रहा हूँ जिन्होंने अपनी ख्वाहिश को इस तरीके से रखा है कि वो मेडिसिन के अंदर अपना करियर बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वक्त की कमी है, 10 मिनट 7-8 मिनट है मेरे पास, और है ना सर? हाँ, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज परफॉर्मिंग आर्ट्स। इससे दूर रहो। बाकी अगर इसमें से कोई है, कोई किसी ने प्रोफेशन लिखा है तो आप बता सकते हैं। एक्टर बनना है किसी को, सिंगर बनना है,
कुछ भी नहीं ना, यहाँ पे नहीं है अपना, तो ये स्लाइड हमारे लिए नहीं है, हम आगे बढ़ाते इसको, ठीक है। हाँ, लेकिन ये समझ लो कि बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है वो एक कोर्स है 3 to 4 इयर्स का, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग हिसाब से। 3 इयर्स कॉमन है, 10+2 एनी स्ट्रीम वाला बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकता है। बहुत ही अच्छी फील्ड है स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एजुकेशन। और यहाँ पर जैसे आपके कैंपस में जो सिस्टम है और जो हिसाब से एक मुहिम बनाई गई है कि बच्चों की एक्टिविटी आप करते हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स करते हैं, है ना। कौन सा टाइम होता है स्पोर्ट्स का? एवरी डे, एवरी टाइम? कोई टाइम होता है? असर बाद से लेकर मगरिब तक के। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो फुटबॉल में इंटरेस्टेड है? हाथ ऊपर कीजिए। माशाल्लाह। क्रिकेट के अंदर? ओके। बैडमिंटन? ओके। टेनिस? टेनिस नहीं होगा मेरे ख्याल से यहाँ सेटअप। ओके। वॉलीबॉल? माशाल्लाह, बॉयज़ के ही सिर्फ हाथ उठ रहे। ओके, फाइन। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पसंद है और आप सोचते कि इसके अंदर डाउन द लाइन में अपना करियर बना सकता हूँ, तो उसके लिए आपको जो है 10+2 की एलिजिबिलिटी है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप साइंस स्ट्रीम ही पकड़ के चलिए, क्योंकि उसके बाद में आप कभी भी कोई दूसरी फील्ड में स्विच कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया तो बहुत मुश्किल हो जाता है आर्ट्स से साइंस या कॉमर्स की स्ट्रीम में आने के लिए, बहुत सारी जगह पे एलिजिबिलिटी भी नहीं है। लेकिन अगर आपने साइंस स्ट्रीम को पकड़ के चला और ख़ास करके मैथमेटिक्स को लेकर चला, तो मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम फील्ड में, ग्रेजुएशन फील्ड में बैचलर ऑफ 11th-12th का साइंस का बच्चा जिसने बेस मैथमेटिक्स रख के चला है, वो कोई भी फील्ड में आगे जाके स्विच कर सकता है। तो आप यही कोशिश कीजिए कि आपका मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। तो कौन कौन सी डिग्री आप हासिल करेंगे? बीए है, बीबीए है, बीएससी ऑनर्स, बीपीईएस बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, और बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। उसके नंबर ऑफ ड्यूरेशन और एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है। कोई मुझे रीड आउट करके बताएगा कि व्हाट आर द प्रोफेशंस रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एजुकेशन? हाँ, ज़ोर से थोड़ा बोलिएगा। एथलीट डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, एथलीट कोच, एक्सरसाइज इंस्ट्रक्टर, फिजिकल ट्रेनर, स्पोर्ट पर्सन, एथलेटिक डायरेक्टर, इक्विपमेंट मैनेजर, इवेंट कोऑर्डिनेटर, फैसिलिटीज मैनेजर, फिटनेस मैनेजर, स्पोर्ट्स एजेंट, स्पोर्ट्स स्काउट, स्पोर्ट्स मैनेजर, स्पोर्ट्स ऑफिशियल, स्टेडियम मैनेजर, रेफरी, स्पोर्ट एनालिस्ट, स्पोर्ट कमेंटेटर, स्पोर्ट लॉयर, स्पोर्ट इक्विपमेंट मैनेजर। बराबर। तो अगर किसी को भी स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एजुकेशन में अपना करियर आगे बढ़ाना है, तो ये काफ़ी डिग्रियां हैं जो आपको कोई भी इनमें से कोई भी एक आपको हासिल करनी है, और उस हिसाब से जो भी वहाँ पे मेंशन है वो टाइप का कोई करियर आप अपने लिए सेट कर सकते हैं करके, ठीक है। इनका सवाल इनमें से, ये लिस्ट डाउन में से किसने है कुछ लिखा होगा? मैं समझता हूँ एक भी नहीं होगा, लेकिन देखते हैं, लेट्स जज दिस। मालूम है क्यों नहीं है? मैं क्यों जज कर पाया कि इसमें से एक भी नहीं होगा? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एजुकेशन करके भी एक कोई एक सेगमेंट है, और जिसके अंदर इस तरीके से प्रोफेशंस पाए जाते हैं। आप नॉर्मली जैसे आपको किसी को वॉलीबॉल पसंद है, किसी को क्रिकेट, किसी को फुटबॉल, ठीक है। आप कोई भी अगर सेंटर ज्वाइन करते हैं जहाँ पे इस तरीके से कुछ प्रैक्टिस की जाती होगी, ठीक है, तो वहाँ पे कोच मौजूद होगा। वो क्या लगता है कोच क्या है? कोई गली में से उठा के किसी को खड़ा कर दिए कि नहीं उसको बहुत अच्छा खेलना आता है, चलो भाई आज से तुम कोच बनना, ऐसा होता है? नहीं, देयर इज़ सम एजुकेशन विच इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोफेशन, और वो एजुकेशन जो है आपके सामने लिस्ट डाउन है। तो मेरा जो सवाल था कि इसमें से कोई है, तो मैं इस पर बहुत श्योर था कि इसमें से कोई भी एक हाथ नहीं उठाने वाला,
क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये प्रोफेशन के लिए ये एजुकेशन है। ठीक है, तो आज आपको मालूम पड़ गई। कल के दिन अगर आपको किसी ने बोला कि मुझे क्रिकेट कोच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप जवाब दे सकते हैं, एटलीस्ट जो याद रहेगी वो तो आप बोल सकते हो कि मुझे बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन करना होगा या बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का कोर्स करना होगा, तो आइंदा आप बोल सकते हैं, राइट? ठीक है। द नेक्स्ट वन, वेटरिनरी एंड फिशरी साइंसेस। इसके अंदर अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा ये देखते हैं किनको एनिमल्स से लगाव है। कोई भी एनिमल, इट कैन बी एनी एनिमल। अच्छा ठीक है, सबको एनिमल से लगाव है, ओके ठीक है। हमारे लोकलाइज एरिया में क्या होता है, जैसे एक कॉमन चीज़ है, किसी को अगर मुर्गा मुर्गी पसंद है, किसी को बकरा बकरी पसंद है ना, तो उनको संभालने वाले जो लोग होते हैं नॉर्मली क्या होते हैं, वो खुद एक डॉक्टर बन जाते हैं। पेट को अपने पास रख रख के उनको एक समझ में आ जाते हैं, इसको क्या तकलीफ़ हो सकती है, इसको क्या दवा दे सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जितने भी हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो जॉब्स होती है, गवर्नमेंट जॉब्स में ये पर्टिकुलर एजुकेशन के बहुत कम लोग पाए जाते हैं, और उनकी जब भी वैकेंसीज आती है, वो वैकेंसीज अगर हमें नॉलेज में है कि भाई इस तरीके से ये वैकेंसी आती है, हम ये एजुकेशन करें, तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर बहुत आसानी से एंट्री मिल जाती है, क्योंकि उसमें कंपटीशन कम होता है, लोगों को मालूम ही नहीं है। तो जो जानवरों का शौक़ रखते हैं या उनको जिसको नॉलेज मोहब्बत है जानवरों से, ठीक है, तो अगर आप अपने दिमाग में ये रखें कि भाई इस तरीके से भी कोई कोर्स होता है, तो आपकी मालूमात के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि भाई फिशरी साइंसेस के रिलेटेड भी कुछ कोर्स मौजूद हैं। नेक्स्ट स्लाइड, वोकेशनल स्टडीज़, जो इकबाल सर ने कवर किया कि जो ITIs एंड अदर वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ITI के बाद में अगर आपको आगे ग्रेजुएशन के रिलेटेड करना है, तो ITI के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा का कोर्स होता है। ठीक है, और अगर आपको बैचलर्स वाली लाइन में जाना है, तो बैचलर ऑफ वोकेशनल भी आप कर सकते हैं। तो क्योंकि इकबाल सर ने इसको काफ़ी अच्छे से कवर किया, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। लास्ट है जो मेरा फेवरेट है, जिसके लिए मैं यहाँ पे ख़ास तरीके से आया हूँ, लेकिन वक्त की कमी के हिसाब से, और मेरे पास में अभी नेक्स्ट 3 मिनट्स है, तो मैं इसको जल्दी से ख़त्म करता हूँ आपके सामने। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर अलग अलग कोर्सेज हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड अभी शुरू हुआ है NEP के अंदर, इंटीग्रेटेड बैचलर एंड मास्टर ऑफ साइंस, इंटीग्रेटेड डिप्लोमा एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। नॉर्मली अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो 2 ही तरीके हैं, 10th के बाद 11th 12th लो, PCM एज ए सब्जेक्ट बेस्ड लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। 12th के बाद में 4 इयर्स का डिग्री का कोर्स होता है, इंजीनियरिंग का कोर्स होता है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से दूर रहना है और आपके माइंड में सेट है कि 10th के बाद में मैं एक ही पर्टिकुलर टाइप का इंजीनियर बनना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी तरीके का, तो आपको डिप्लोमा चॉइस करना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा के अंदर 3 इयर्स का डिप्लोमा का कोर्स होता है। डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद में आपके पास में 2 मेजर ऑप्शन होते हैं, इधर आप डिप्लोमा के बाद में डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री करें 3 + 3 6 इयर्स, ये होता है इंजीनियरिंग कंप्लीट, या आप डिप्लोमा के बाद में जॉब कर सकते हैं। एक ऑप्शन होता है डिप्लोमा के बाद में कि बच्चा डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद डिग्री करने के दौरान गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, उसको अपीयर कर सकता है, उसको प्रिपेयर कर सकता है, और हो सकता है कि डिग्री ख़त्म होने से पहले आपको डिप्लोमा बेस पे जॉब हासिल होगा, वो भी टेक्निकल लाइन का।
जैसे सर ने मोइन सर ने कवर किया कि जैसा आपको मराठी आना चाहिए महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, लेकिन देर आर मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द गवर्नमेंट सेक्टर जिसके अंदर मराठी कंपलसरी नहीं है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वैकेंसी कहाँ आती है? आप नोट डाउन करें, इसके बारे में स्टडी कीजिए, कभी आगे मौका मिला इंशाल्लाह तो एक सेशन मैं गवर्नमेंट जॉब के ऊपर लेना चाहूँगा, ठीक है। इसकी वैकेंसी आती है एक न्यूज़पेपर में जो है वीकली न्यूज़पेपर जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। इसका ई सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है और मैं यहाँ के ज़िम्मेदारान से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पेपर हमारे लाइब्रेरी में या स्टडी मटेरियल में वो पेपर मौजूद होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर के अंदर जितनी हिंदुस्तान में गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वैकेंसी है वो सब वो पेपर के अंदर मौजूद होती है करके। और आपके लिए 4 मेन एरिया है जिसके ऊपर काम करना पड़ता है। एक होता है मैथ्स, रीजनिंग, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप करंट अफेयर्स की एक मैगज़ीन आती है, आप देखते होंगे स्टेशन के ऊपर, है ना, वो करंट अफेयर्स की मंथली मैगज़ीन्स अवेलेबल होती है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई मुहिम आप बनाना चाहते हैं डाउन द लाइन में कि गवर्नमेंट जॉब में अपने बच्चे कैसे प्रिपरेशन करें, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह इसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट करके मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है। तो मराठी कंपलसरी वहीं है जहाँ पे स्टेट का एग्ज़ाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में मराठी कंपलसरी नहीं है। तो ये चीज़ जो है कि अगर मुझे मराठी नहीं आती तो मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता हूँ, तो ये भी चीज़ आप अपने दिमाग में रखो, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। ये हो गया साइंस। और ये मेरी आखिरी स्लाइड जो थी वो ये कि व्हाट आर द कॉमन प्रोफेशन रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल के लिए मोइन सर ने काफ़ी हाईलाइट किया। उसके अलावा जो फील्ड है सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, मैकेनिकल, अगले 1 मिनट में आपको एक सिंपल वे में इसको समझा देता हूँ कि ये है क्या। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी है, जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनना, ठीक है, रोडवेज, ब्रिजेस, ये जितने भी काम हैं ये सब काम जो है सिविल इंजीनियर का काम है ये, ठीक है। बाहर देखो एक अच्छा रोड बन रहा है कंक्रीट का, है ना, वो काम कर रहे लेबर, लेकिन उसके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टर होगा ना वो उसको उसकी नॉलेज होगी, कितना हाइट ऊपर करना है, कितना मटेरियल डालना है, ज़्यादा मटेरियल डाले तो ख़राब हो जाएगा, कम डालेंगे तो नीचे आ जाएगा, तो उसकी नॉलेज किसको होगी? सिविल इंजीनियर को होगी। तो रोड बनाने वाला भी सिविल इंजीनियर, बिल्डिंग बनाने वाला भी सिविल इंजीनियर, ठीक है, ब्रिज बनाने वाला भी सिविल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल तो कवर हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या? जो भी आइटम इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे एग्जांपल ले लो, मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, हाथ में रिमोट होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक स्पीकर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है, सबकी चीज़ की नॉलेज आना चाहिए। तो नॉलेज क्या? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ मोबाइल फ़ोन, हाउ इट इज़ मेड, व्हाट आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन दिस, इसको असेंबल कैसा किया गया, अगर ये ख़राब हो जाए तो बनेगा कैसा, ठीक है। ये भी एक सब लाइन है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर से आती है। उसके साथ में जब इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में हम ये जोड़ देते हैं कम्युनिकेशन या टेली कम्युनिकेशन, तो नेटवर्क भी पिक्चर में आ जाता है, ठीक है। जैसे मोबाइल कनेक्ट कैसे होगा? नेटवर्क के थ्रू होगा। नेटवर्क नहीं तो आईटी वाला भी टाइपराइटर है, अगर नेटवर्क नहीं है तो आईटी कंप्यूटर इंजीनियर भी टाइपराइटर बन गया। तो जितना आईटी का डिमांड इंडिया में ऊपर जाएगा उतना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले का भी डिमांड ऊपर जाएगा। बिना नेटवर्क के आईटी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, ओके। जैसे बिना फ्यूल के गाड़ी चल नहीं सकती, तो नेटवर्क इज एक्टिंग एज अ फ्यूल फॉर आईटी एंड कंप्यूटर इंडस्ट्री। तो हम हिंदुस्तान में क्या देखते हैं, कंप्यूटर आईटी ऊपर है ना, तो उसी तरीके से टेलीकॉम इंजीनियर्स भी ऊपर है। समझ में आ रहा है? और हिंदुस्तान के 2 अमीर लोग XYZ, आप नाम जानते हैं,
इन्होंने कंप्यूटर और आईटी में अपना बिजनेस नहीं बनाया। आप सोचो इस बात को, क्यों ऐसा? इन्होंने डायरेक्ट रिसोर्स के ऊपर अपना बिजनेस बनाया। जैसे मिस्टर अडानी ने पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, पोर्ट, एनर्जी, इसके ऊपर अपना बिजनेस बनाया, विच इज़ मोर रिलेटेड टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड केमिकल। लेकिन मिस्टर अंबानी साहब ने क्या किया? इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जो नेटवर्क का है, इसको बिजनेस बनाया। अगर दो लोग जो सबसे ज़्यादा अभी ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं, जब वो लोग इतना ग्रो हो रहे हो, तो वो खुद नहीं सोच सकते थे कि मैं कंप्यूटर और आईटी में बिजनेस करूं, जबकि आम जनता को तो यही पता है ना कि कंप्यूटर और आईटी आगे जा रहा है। तो ये सोचने की बात है, क्योंकि दोनों ने इन्होंने नेटवर्क जो कि एक रिसोर्स है आईटी और कंप्यूटर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, उसी तरीके से वहाँ पे वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है जो ट्रांसपोर्टेशन बोलो, इंडस्ट्री बोलो और रेलवेज बोलो, हर जगह पे फ्यूल की ज़रूरत है। इसलिए दोनों ने मेन रिसोर्स को पकड़ा है। और ये दोनों भी रिसोर्सेज के अंदर सिर्फ 4 इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है: इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। तो ये सोचने की बात है कि क्या ये चारों फील्ड इंडिया में बूमिंग है या नहीं, या वर्ल्ड में बूमिंग है या नहीं। तो इसको जब आप हिस्ट्री सर्च करोगे, ट्रेंड्स देखोगे, समझोगे, जब ही इस चीज़ को आप मान पाओगे कि नहीं, यकीनन यही 4 जो फील्ड है वही आगे है इंडिया के अंदर। ठीक है, इसको लेकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बोलने को बहुत कुछ है और वक्त की कमी भी है। इंशाल्लाह फिर आगे कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह इसको हम कवर करेंगे। कुछ सवाल जवाब है तो उसको लेकर हम इसको ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और एक आखिरी चीज़ जो आखिरी था सेशन के बाद में, क्या अभी तक के जो लोग ने हाथ नहीं उठाया, मेरे ख्याल से 50% लोगों ने हाथ उठाया, 50% ने हाथ नहीं उठाया, क्या आपको अभी तक के भी कुछ ऐसा एहसास हुआ कि ये मेरा प्रोफेशन हो सकता है? नहीं हो सकता, इसमें से कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, एक जन को, माहिर खान को हुआ एहसास, चलो एक को आया, बहुत बड़ा अच्छा रेशो है। अगर 100 में से भी एक आया तो 1% बहुत अच्छा रेशो है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। ठीक है, चलो अस्सलाम वालेकुम। वो आप लोगों को जो नीट के एग्जाम जब होते हैं और उसकी तैयारी जो कैसे करना है, उसके बारे में आपको जो ब्रीफ में वो चीज़ आपको जो बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आला कैंपस के चेयरमैन डॉक्टर सैयद अंजर कमाल शाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सारा एजुकेशन मेडिकल वेलफेयर ट्रस्ट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया है। तो चूँकि आप सब लोगों को मालूम है कि आज यहाँ जो प्रोग्राम का मकसद है वो कैरियर काउंसलिंग के रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ हमारे बच्चे मोस्टली 9th 10th के हैं और कुछ 11th के बच्चे भी यहाँ हैं। जब आप 10th क्वालिफाई एग्ज़ाम पास करने के बाद आप अपने कैरियर को लेकर सोचते हैं हमें कौन सी स्ट्रीम आगे लेनी है, तो स्ट्रीम लेने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में, हमारी बेस किस सब्जेक्ट में, हमारा बेसिक किस सब्जेक्ट में क्लियर है, उसी स्ट्रीम को आप आगे ले जाइए। तो 10th के बाद मैं थोड़ा आपको नीट का लेआउट देना चाहता हूँ। 10th के बाद आप मेडिकल ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसमें आती है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 2 स्ट्रीम आती है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में फाइनली 12th के बाद एनटीए एक एग्ज़ाम यहाँ कंडक्ट कर रहा था ऑल ओवर इंडिया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो हर साल एक बार होता है। और जैसे सर ने बोला है इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 720 मार्क्स रहते हैं मेडिकल स्ट्रीम में, और सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहती है वो बायो में रहती है, 360 मार्क्स में रहते हैं। 12th करने के बाद जब आप नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले जिस बच्चे के मार्क्स अच्छे होंगे
वो MBBS के लिए सिलेक्ट हो जाता है। और MBBS के लिए भी अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं फाइनेंशियली वेल स्टेबल हूँ, मैं बड़े बाप का बेटा हूँ, पैसे देकर मैं MBBS किसी भी कॉलेज से करूँगा, लेकिन उसके लिए भी अगर आप प्राइवेट में भी जाएंगे उसके लिए मिनिमम है 170 मार्क्स उसमें चाहिए आउट ऑफ 720। प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आप जाएंगे तो उसके लिए आपको चाहिए 170 मार्क्स अगर आप प्राइवेट में जाएंगे। अगर गवर्नमेंट में आपका परसेंटेज अच्छा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। इसके बाद MBBS के बाद BDS होता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जो 5 इयर्स का कोर्स रहता है, और MDS रहता है, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसके बाद रहता है MD, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जो 3 ईयर कोर्स रहता है, और रहता है मास्टर ऑफ सर्जरी, जो 3 ईयर कोर्स ऑल्सो रहता है। इसके बाद BVSC, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, जैसे अभी सर बोल रहे थे कि क्योंकि हम लोग यहाँ जो एनिमल हस्बेंड्री है, हम इनका वूल भी यूज़ कर रहे हैं, दूध भी यूज़ कर रहे हैं, मीट भी यूज़ कर रहे हैं, चिकन भी यूज़ कर रहे हैं, तो डेली यूजेस ये है। इसका मतलब अगर आप इस चीज़ में भी, इस फील्ड में भी जाएंगे, ये आपके लिए भी अच्छा प्रोफेशन है टू सर्व द कम्युनिटी। इसके बाद होता है BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी, और BMS भी होता है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, और BAMS भी होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके बाद कुछ नॉन नीट कोर्सेज भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका नीट क्वालिफाई नहीं होगा, हो सकता है किसी कारण की वजह से, या इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, या उनका फिजिकल वेलबींग ठीक नहीं होगा, वो नहीं कर पा रहे इतनी स्टडी, लॉन्ग स्टडी। तो ये ज़रूरी नहीं है नीट में ही जाए, कुछ नॉन नीट कोर्सेज भी है। इसमें बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी 3 इयर्स का कोर्स रहता है, और बैचलर ऑफ नर्सिंग ये भी 2 इयर्स का कोर्स रहता है, और बैचलर ऑफ फार्मेसी और मास्टर ऑफ फार्मेसी। इसके अलावा मेडिकल डिप्लोमा कोर्स महाराष्ट्र में होते हैं, जिन्हें कंडक्ट कराता है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, जिनको महाराष्ट्र CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। 12th के बाद ये कोर्सेज हो रहे हैं, डिप्लोमा ऑफ डेंटल टेक्नीशियन, डायलिसिस एंड डिप्लोमा ऑफ लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा ऑफ पैथोलॉजी एंड डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, और डिप्लोमा इन नर्सिंग, जिसमें फीमेल सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब मैं, क्योंकि सर ने ऑलरेडी बताया है कि नीट के बारे में ऑलरेडी बता चुका है, क्योंकि ये कैरियर काउंसलिंग करते हैं, एक्सपर्ट है उसमें। मैं एक बात से एक टीचर, अभी तालिब इल्म सीख रहा हूँ, उनकी बातों को मैं आगे बढ़ाऊँगा। PCB की मैं बात करूँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें टोटल 97 चैप्टर्स रहते हैं, और 38 बायोलॉजी के हैं, 29 फिजिक्स के, और 30 केमिस्ट्री के। अगर हम वेटेज की बात देखें, जो सर अभी बोल चुके हैं, 720 में से 360 बायोलॉजी के मार्क्स रहते हैं। इसका मतलब अगर आप प्राइवेट भी MBBS करना चाहते हैं, 170 मार्क्स उसके मेन क्राइटेरिया है। आपको 170 नीट में आने चाहिए, तभी आपका एडमिशन किसी प्राइवेट कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में हो सकता है। तो जो बच्चे मेडिकल लेना चाहते हैं, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो सबसे ज़्यादा वेटेज बायोलॉजी में है। मैं कुछ टॉपिक या चैप्टर्स आपके साथ शेयर करूंगा जिनमें सबसे ज़्यादा वेटेज है, या जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला है इसमें जेनेटिक्स, और दूसरा है एवोल्यूशन, तीसरा है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टडी करती है हमारी बॉडी के रिलेटेड, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होती है, हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन कैसे होती है, डाइजेशन कैसे होती है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी इस चीज़ से डील करता है। इसके बाद हम एवोल्यूशन अगर हम देखेंगे, उसमें कुछ थ्योरीज हैं जिनके रिलेटेड आपसे हर साल क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। लास्ट में अगर बताऊं, एक इकोलॉजी इसमें चैप्टर है, जिसमें हमें हमारे इन्वायरमेंट के रिलेटेड पढ़ते हैं, और जैसे इकोसिस्टम के बारे में,
फूड चेन के बारे में, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। तो ये चीज़ें आप 9th और 8th में भी ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिस्कस होती हैं। आप इन सब्जेक्ट्स पर, इन टॉपिक्स पर आज से ही फोकस करना शुरू कर दें। जो भी 8th में या 9th में या 10th में ये ऐसे चैप्टर्स हैं, और क्लास 10th में भी एवोल्यूशन का जिक्र है, और 9th में जेनेटिक्स भी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी भी है कुछ चैप्टर, और 9th में भी है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इकोलॉजी का तो ऑलमोस्ट 8th से ही स्टार्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इवन 7th में भी। तो जितने भी यहाँ बच्चे हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप मेंटली वेल प्रिपेयर हो जाए। उसके लिए आप ये ना देखें मेरा दोस्त मेडिकल में गया है मैं भी मेडिकल में जाऊँ, मेरा रिलेटिव मेडिकल में गया मैं भी मेडिकल में चले जाऊँ, मेरा नेबर मेडिकल में गया है मैं भी मेडिकल में जाऊँ। अगर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं है, या अगर आपकी बेसिक नॉलेज नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ करना चाहते, अगर आप कुछ नहीं सीखना चाहते हो तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने ठान लिया मुझे ये करना है, कोई आपको रुका नहीं सकता। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही। Alhamdulillah, it turned out to be a wonderful afternoon, I could say. हमारे जितने भी मेहमान हैं और जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, उनके अंदर तलबा का और हमारी जो न्यू जनरेशन है उनकी फलाह और बहबूद का जो एक जज्बा है कि वो किस तरीके से सच मानों में काम पर लग जाएं, वो काबिल दीद है। ये हमारी खुशनसीबी है कि अल हिदाया कैंपस को ये मौका मिला, और हमारे सर जनाब खलीलुर रहमान अंसारी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं सारा एजुकेशन एंड मेडिकल वेलफेयर ट्रस्ट के, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और सारे मुकर्रीन और प्रेजेंटर्स को जमा किया, यानी सारे मोतियों को उन्होंने एक गुलदस्ते में सजाकर हमारे सामने पेश किया। हम जो है वो आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर, और कुछ थोड़ा सा हमने आपके जो मुकर्रीन और मेहमानान एज़ाम हैं उनके लिए एक हल्का सा तोहफ़ा हमने अपनी निस्बत से तैयार किया है। तो मैं सबसे पहले दावत दूंगा हमारे जो पहले मुकर्रिर थे जनाब मोहम्मद इकबाल शेख साहब कि वो आप तशरीफ़ लाएँ, और मैं दावत दूंगा हमारे इरशाद सर को कि सर आप वो फेलिसिटेट करें। आ जाइए। फूल तो मुरझा जाते हैं सर, लेकिन उम्मीद है कि ये हमारा तोहफ़ा आपके दिल में और आपके टेबल पर या कहीं दीवार पर ज़रूर जगह बनाएगा इंशाअल्लाह। हमारे दूसरे जो माहिर हैं और करियर गाइड्स हैं जनाब मोइनुद्दीन शेख साहब कि मैं उनको भी दावत दूंगा, और मैं दावत दूंगा हमारे CEO जनाब आतिफ सर को कि वो आए और सर को फेलिसिटेट करें। और अब मेरे पास एक फ़ाइनल तोहफ़ा है हमारे आज के सबसे इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी का, जिनको आपने खूब एंजॉय किया, और उनकी भी तिश्नगी बाकी रही, हमारी भी तिश्नगी बाकी रही, और हमने वादा भी कर लिया है इंशाअल्लाह कि सर को हम दोबारा एक मरतबा मौका देंगे, ज़हमत देंगे। मैं सर आपकी खिदमत में भी पेश करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि सर आकिब सर इसको पेश फरमाएँ, और हमारे जो सैयद खलीलुर रहमान सर हैं वो भी इसको पेश फरमाएँ। वक्त थोड़ा ज़्यादा तो हो गया है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है इस बात का कि हमारा वक्त वसूल हुआ है। क्या ख्याल है बच्चों, है ना? बहुत अच्छी बात है। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, उसका तर्जुमा भी करता चलूँ। वो तर्जुमा ये है, बुखारी शरीफ की ये हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दाल्लु अलल खैरी, द वन हु गाइड्स पीपल टू डू समथिंग इज इक्विवेलेंट टू द वन हु डज इट। अद्दाल्लु अलल खैरी कफ़ाइली, यानी किसी खैर के काम पर किसी को लगाने वाला, उसको बताने वाला बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उस खैर के काम को करने वाला।
तो मुझे बहुत खुशी है कि सर ने वो खैर का काम जो नहीं था वो वाला पार्ट स्किप भी कर दिया माशाल्लाह। तो सारा माशाल्लाह खैर का ही काम जो है वो यहाँ पर जिन पर दलालत की गई, अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। अब मैं जो है वो अब्दुल समद सर को माइक वापस करता हूँ कि वो प्रोग्राम आगे बढ़ाए। आज के इस प्रोग्राम में मौजूद सभी तुलबा और साथ में उनके असातिज़ा, स्कूल के जिम्मेदारान, हमारे ट्रस्ट के जिम्मेदारान, जो भी लोग हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त, एक संडे का दिन वीक में 1 डे रेस्ट का होता है, चाहे स्कूल रहे, कॉलेज रहे या फिर जॉब एज अ प्रोफेशन में जो जॉब करते हैं उनके लिए, बट सभी ने अपना कीमती टाइम निकाला और इस प्रोग्राम को एक कामयाब प्रोग्राम बनाया। मैं आप सभी का एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे इस्लामिक एडवाइज़र जो है मौलाना अफजल कासमी खान साहब, इनको स्टेज पर आने की दरख्वास्त करता हूँ। सर वोट ऑफ थैंक्स पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अपने रब का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। इसी पर मैं सहारा एजुकेशन मेडिकल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से, उनके चेयरमैन और उनके सेक्रेटरी की तरफ से और तमाम अरकान की तरफ से, अल हिदाया कैंपस के जिम्मेदारान मुफ्ती निसार साहब, आकिब सर और कमाल सर और तमामी स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सहारा एजुकेशन के CEO अब्दुल समद से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ टोकन ऑफ लव पेश करें आकिब सर की खिदमत में। वंस अगेन मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, तमाम हिदाया कैंपस का, स्पेशली स्टूडेंट्स का, गर्ल्स एंड बॉयज सबका, कि इतने पेशेंस के साथ इतनी देर तक बैठे रहना रियली अप्रिशिएटेड। आपके पेशेंस को बहुत बहुत सलाम और शुक्रिया। इसी बात पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और दुआ कर लेते हैं मुख्तसर। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अर्हमना या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अर्हमना या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना अल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या अकरमल अकरमीन या अकरमल अकरमीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या फ़अ्आलन लिमा युरीद या रब्बल अर्शिल अज़ीम। या अल्लाह हमारे गुनाहों को, खताओं को दरगुजर फरमा। या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या मौला करीम या अरहमर राहिमीन, इन तलबा को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियात से नवाजिए। या अल्लाह इस प्रोग्राम को बेइंतहा कबूल फरमा लीजिए। या मौला करीम इनकी अखलाक़ी भी तरबियत फरमाइए। या मौला करीम इनकी रूहानी तरबियत भी फरमाइए। या अरहमर राहिमीन इनको बेहतर मुस्तक़बिल के लिए कबूल फरमा लीजिए। इनको उम्मत के काम करने की, उम्मत की खैर खाई और फलाह बहबूद के काम करने की तौफ़ीक़ मरद फरमाइए। या अल्लाह इस कैंपस को हर किस्म के शुरूर और फितन से महफूज फरमाइए। या मौला करीम सारा एजुकेशन को भी कबूल फरमाइए, इनको भी दिन दुगने रात चौगने तरक्कियात से नवाजिए। या रहमान रहीमीन हमारी इस मुश्तरका मेहनत को कबूल फरमाइए और जो भी जहाँ पे भी दीनी मकासिद की तहत दीनी मकासिद को लेकर के जो भी दीनी काम हो रहे हैं, या रहमान रहीमीन इनको कबूल फरमाइए और इनकी तरक्कियात से नवाजिए। इनको हर किस्म के हासिदीन के हसद से, शरीन के शर से और फितनागरों के फितना से इनकी हिफाजत फरमाइए। या मौला करीम हमें जो बीमार हैं उनको शिफाई कामिला आजिला दाइमा मुस्तक़िला नसीब फरमाइए। या अल्लाह जिसकी जो भी जायज़ तमन्ना है अपने फज़ल व करम से उसको कबूल फरमा लीजिए, उसको पूरा फरमा दीजिए। या मौला करीम हमारी दुआओं को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।